माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, प्रश्न श्रीमती सुचिता आर्य। क्वेश्चन नंबर 283। अध्यक्ष महोदय, नंबर 1, विधानसभा क्षेत्र नौर में कुल 104 हैंडपंप स्वीकृत है एवं समस्त हैंडपंप लगाए जा चुके हैं। विवरण परिशिष्ट ए में संलग्न है। नंबर 2, उक्त क्षेत्र में और हैंडपंप लगाना प्रस्तावित नहीं है क्योंकि भूजल खारा एवं विभागीय मापदंडों के अनुरूप नहीं है। वर्तमान में हैंडपंप मरम्मत अभियान मार्च के प्रथम सप्ताह से चालू है। इसके अंतर्गत मरम्मत योग्य पाए 25 हैंडपंप में से 19 को ठीक कर दिया गया है। शेष 6 को 15 अप्रैल तक ठीक कर दिया जाएगा। नंबर 3, जी हाँ, उक्त गांव में से 18 गांव को अपनी योजना से लाभान्वित करना प्रस्तावित है। नंबर 4, उक्त विधानसभा क्षेत्र के 103 गांव अपनी योजना के तहत लाभान्वित होंगे। इन गांव में से 8 गांव को अपनी योजना के तहत पेयजल उपलब्ध करवा दिया गया है। 11 गांव को जुलाई 2000 तक लाभान्वित करना प्रस्तावित है। शेष 84 गांव को अपनी योजना के तहत पेयजल वर्ष 2001 के अंत तक उपलब्ध कराना संभव होगा। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि 104 हैंडपंप के बारे में आपने बताया है कि ये लगाए हुए हैं, लेकिन जो इन्होंने ब्यौरा दिया है वहाँ कई गांव तो ऐसे हैं कि जहाँ हैंडपंप का नामो निशान ही नहीं है। अब जैसे बिसरासर है, बिसरासर के अंदर तो इन्होंने ये आंकड़े दे रखे हैं कि वहाँ हमने हैंड पाइप लगा रखा है, जबकि वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से एक कुआं लगा हुआ है और वो ही खराब पड़ा है। और वो ही अब दूसरा जो है कोई जल स्रोत है नहीं, खारा पानी लोग जो है पीते हैं। और वैसे यहाँ जितने भी इन्होंने नाम दे रखे हैं उस नाम के अंदर केवल इसमें 19 जो हैंडपंप है वो ठीक है, बाकी सारे के सारे हैंडपंप खराब हैं। और हमारी गवर्नमेंट की कहना है कि हम प्राकृतिक जो स्रोत जो हैं वो पैदा करेंगे। जो प्राकृतिक स्रोत हैं वो ही खराब पड़े हैं। जैसे आपके ये मालासर का कुआं, बिसरासर का कुआं और आपके ये पांडुसर के अंदर 1.5 साल से मोटर खराब पड़ी है और पीने का पानी वहाँ इतना मीठा है और भयंकर अकाल है और वहाँ पशु तो क्या बचेंगे, लोग ही वहाँ मर रहे हैं। तो इससे मैंने बार बार विभाग को कहा है कि इसको आप ठीक कराइए, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। दूसरा जो है बिटबराने के अंदर, बिटबराने में मोटर लगी हुई है, एक साइड से कुआं गिरा हुआ है, मीठा पानी है और गांव काफ़ी बड़ी आबादी का है, उसके बावजूद भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। यही हालत बिंजासर और मालासर और बाकी जो गांव के अंदर बालासर और ये बाकी गांव के अंदर तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। भावलदेसर के अंदर पानी मीठा है, लेकिन इस कुएं को विभाग चालू नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है ये मैं आपको बता देती हूँ कि आप अधिकारियों से पूछिए। और बालासर, रानीसर, रातूसर, टीडियासर, सोनड़ी, उदासर, पिचकराई, किकराली, धानसिया, जबरासर, कानसर, बंगोली में यहाँ तो अभी बहुत ही भयंकर पेयजल की समस्या है। और उदासर, सीरासर, लाडम, बिंजासर, देवासर, बन्नासर, कुलचासर, मोटेर में पानी टैंकरों द्वारा भेजा जाता है
और अभी तक भी वो टैंकर जो हैं जो अभी नहीं लगाए गए हैं, वहाँ हालत बहुत ही बुरी है। और मैंने आपको मंत्री जी को भी निवेदन किया था कि आप एक दफ़ा पल्लू जाके थोड़ा दौरा करें तो आप भी देखें तो आपको पता चलेगा कि दो मार आदमी कैसे सहन करेंगे। एक तो अकाल की, पशुओं को बचाने की दिक्कत, दूसरों आदमियों की बचाने की दिक्कत। वहाँ लोग पलायन कर रहे हैं, पशु मर रहे हैं। टाइम रहते हुए अभी आप थोड़ा ध्यान दें, नहीं तो हालात जो हैं बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। और जर्मन स्कीम के लिए आपने ये कहा है कि 103 गांव, जबकि वहाँ 113 गांव है। और पल्लू के अंदर इन्होंने पानी अभी चालू किया है, जिसके अंदर 2-3 गांवों में केवल पानी मिल पा रहा है, बाकी कोई गांव में पानी नहीं मिल पा रहा। और अगर इस स्कीम से, अपनी योजना से अगर बिसरासर के अंदर पानी जा सकता है, केलनिया को भी मिल सकता है, उसके आसपास 10-15 किलोमीटर की दूरी पर इन गांवों को पानी हम उपलब्ध करा सकते हैं, क्योंकि वहाँ स्कीम जो है पूरी तैयार है। फिर भी हम पानी नहीं दे रहे इस अकाल के हालत के अंदर, तो हम कब देंगे? 2001 तो बड़ा मुश्किल है आना। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि मंत्री जी आप थोड़ा सा ध्यान से और सीरियसली इस मामले को लें, चिंता से, जिससे कि वहाँ का गौ पशुधन बच सके और आदमी बच सके। ये मेरा आपसे निवेदन है। अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया था 104 गांव हैं जो हैंडपंप से लाभान्वित है और इसके अलावा भी दूसरी योजनाओं से भी जुड़े हुए हैं। केवल हैंडपंपों से ही नहीं है, केवल 4-5 गांव ऐसे हैं वो केवल हैंडपंपों पर ही निर्भर हैं, बाकी अन्य योजनाओं से लाभान्वित किया हुआ है। अब पानी खारा है, पानी नीचे चला गया, अब वो प्रॉब्लम तो पूरे राजस्थान की है, इसलिए कोई इसका इलाज तो है नहीं। बाकी मेरे ख्याल से हमने कोशिश की है, अधिकारियों से बात की है और करीब 4-5 हैंडपंप खराब होना बताया है जो ठीक हो जाएंगे 15 अप्रैल तक। और इसके अलावा आप समझते हैं भाई इन गाँव के अंदर हैंडपंप वाकई में नकारा है या इन्होंने गलत सूचना दी है, वो आप मुझे सूची दे सकते हैं। और आपने योजना के अंतर्गत अध्यक्ष महोदय करीब 400 करोड़ रुपये की योजना जर्मन सरकार से स्वीकृत है और करीब 15-20 गाँवों को तो लाभान्वित कर दिया गया है, जहाँ 24 घंटे पानी मिलता है। पल्लू गांव के अंदर करीब 40 गाँव को लाभान्वित किया जा रहा है, नहर से लाभान्वित किया जा रहा है। मतलब काफ़ी बड़े पूरा भूभाग है वो रेगिस्तानी इलाका है, खरा पानी है, पानी वहाँ पर है नहीं। और पूरे या तो नहर से तरीका वही है जो जर्मन सरकार से स्कीम बनी हुई है। पूरे गांव में 103 गांव के अंदर पाइपलाइन बिछा दी गई है, लेकिन अब काम 20-24 करोड़ रुपये बिजली विभाग को जमा करा दिए गए हैं और बहुत बड़े बड़े जलाशय है, करीब 8 करोड़ और 5 करोड़ के जलाशय बना दिए गए हैं। अब इसमें टाइम तो लगेगा, मैं आपको विश्वास देता हूँ अगले 2001 तक इनके जितने गांव हैं, यूँ तो 211 गांव हैं, लेकिन 103 गांव हमारे जो इस स्कीम में है वो हम किसी न किसी तरह से करीब 6 महीने 12 महीने के अंदर अंदर आपकी पूरे कर दी जाएंगे। और जहाँ भी आप समझते हैं कि यहाँ पर हमारे कमी है या हैंडपम्प की गलत रिपोर्ट दी है, आप उसके नाम वगैरह लिख के मुझे दें, मैं उसकी जांच कर लूँगा और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दे दूँगा। और इन कुएं के बारे में, मशीन के बारे में क्या? ये अलग से प्रश्न पूछा है। ये कुएं तो पूरे राजस्थान के जब क्या पीएचडी के पास रहेंगे या सरपंच ठीक करेंगे या गांव के लोग ठीक करेंगे, ये आप विधानसभा तय कर लेते हैं तो हम आपके सारे कुएं ठीक करा देंगे, हमारे कोई आपत्ति, तालाब भी करा देंगे, कुएं भी करा देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अलग से प्रश्न है तो एक गांव नौर का तो है नहीं ये। मंत्री जी वो तो कुएं चल ही रहे हैं, वहाँ तो मशीन ही भेजनी है केवल। वो मैंने आपको बताया ना, जो जहाँ आपने 104 हैंडपम्प जहाँ है 39 गाँव के अंदर, वहाँ पर अलग अलग योजनाओं से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ जो कुएं हैं वो तो हमारे पास हैं, वो तो आपको काम दे रहे हैं। उसमें कोई दिक्कत हो गई, वो कुएं खराब हो, वहाँ मशीन खराब हो या बिजली का कहीं व्यवस्था ठीक नहीं हो या बंद हो, तो आप मुझे बताएं, उसको हम ठीक करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन श्री जनार्दन सिंह गहलोत। अध्यक्ष महोदय, नंबर 1 जी हाँ, नंबर 2 जी हाँ, सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय करौली के लिए वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए अनुबंध पर वाहन लेने का प्रावधान किया गया था।
लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण वाहन उपलब्ध नहीं हो सका। नंबर 3, जी नहीं। नंबर 4, जी नहीं। जनसंपर्क कार्यालय करौली में आवश्यकता होने पर फैक्स व वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था की जाती रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि जिला जनसंपर्क अधिकारी केवल मात्र वहाँ बैठे राजस्थान सरकार का प्रचार और प्रसार और योजनाओं की क्रियान्विति की पब्लिसिटी जिला प्रसार अधिकारी का, जिला जनसंपर्क अधिकारी का मुख्य कार्य। करौली जिला, जहाँ कैला देवी जैसा महत्वपूर्ण स्थान, जहाँ बड़ी संख्या में यात्री आते हैं, महावीर जी का बहुत बड़ा स्थान खास, तो ऐसी स्थिति में नया जिला बनने के बाद सिर्फ जनसंपर्क अधिकारी को वहाँ बैठाए रखने से, जहाँ आज वो अपनी समाचारों को फैक्स द्वारा भेज नहीं सकता, फैक्स उसके पास उपलब्ध नहीं है, वाहन आज जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें वाहन उपलब्ध होने के कारण वो न्यूज़ कवर करने जा नहीं सकता। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि कब तक आप व्यवस्था कर देंगे। हो सकता है कि पिछले साल बजट में नहीं था, इस साल के बजट में कोई प्रावधान है उसको करके, क्योंकि ये तो राजस्थान सरकार की प्रसार की दृष्टि से आपका विभाग की जिम्मेदारी बनती है। प्रसार नहीं होगा तो सरकार की जो बात है वो जनता तक नहीं पहुंचेगी, यही हमारी इसके अंदर भावना है। मैं सोचता हूँ कब तक आप पहुंचाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय करौली से आने वाले सदस्य ने कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय 1997 में करौली जिला बना था और जो डेवलपमेंट के कार्य होते हैं वो स्टेजेस में होते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, और ये निसंदेह सूचना और जनसंपर्क का कार्य अति महत्वपूर्ण है। APRO पहले माननीय अध्यक्ष महोदय वहाँ कार्यालय था, उसको अपग्रेड करके PRO का पद वहाँ स्वीकृत कर दिया गया। और मैं माननीय करौली से आने वाले माननीय सदस्य को मैं इस बारे में अवगत कराना चाहूँगा कि जो नया बजट है उसके अंदर फैक्स के लिए सुविधा उपलब्ध करा दी गई है, उसके लिए हमने फाइनेंस को भेज दिया है। और वाहन के लिए अध्यक्ष महोदय, उनके जो जिला पूल है उसमें उपलब्धता अगर नहीं हो तो वाहन को कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लेने की व्यवस्था कर दी गई थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की जो शर्तें थी वो पूरी नहीं होने के कारण उस समय कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हो सका और उनको वाहन उपलब्ध नहीं हो सका। अब नए बजट में कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वाहन लेने की व्यवस्था पूरी कर दी गई है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा कि एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में अगर ज़रूरत हो व्हीकल की तो वो ऑन रेंट हायर करके ले सकते हैं, विभाग इसके लिए निश्चित रूप से उनको कर देगा। कलेक्ट्रेट कार्यालय में फैक्स है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका उपयोग वो कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ये दोनों चीज़ें फुलफिल कर देंगी और जो सूचना जनसंपर्क जो फंक्शन है वो एस्टेब्लिश रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक क्वेश्चन और कहना चाह रहा हूँ, उसके अलावा मैं नहीं समझ लूँगा। प्रश्न इस बात का आपने कहा है कि जिला पूल से व्यवस्था की जा सकती है, डिस्ट्रिक्ट पूल से हो सकती है। मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट पूल के पास ही कुछ उपलब्धता नहीं है, बल्कि उन्होंने कलेक्टर का ड्राइवर तक भी उन्होंने कहीं मेडिकल डिपार्टमेंट से ले रखा है। 16 कर्मचारी केवल मात्र करौली के जिला कलेक्ट्री में, जो कि सवाई माधोपुर जिले से बिल्कुल नकारात्मक घटिया दर्जे के जो थे छांट के वहाँ भेज दिए गए। तो ऐसी स्थिति में जिला कलेक्ट्रेट की हालत खराब है, तो आप वहाँ से पूल से वहाँ की फैक्स की सुविधा क्या ले लेंगे। मैं इसलिए आपको मेरी निवेदन है कि कृपया आप अपने विभाग से ही करें, क्योंकि वहाँ की जो हालत है वो मुझे मालूम है। इसलिए आपने सब जगह जो होता है वो बात के आधार पर आपने ठीक कहा है, तो लेकिन स्थिति जो है वो ये जिला करौली का मामला है, नहीं, करौली का मामला है साहब, पहले बाद में है। हाँ, मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि करौली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जिला पूल में 7 गाड़ियां उपलब्ध थी, ड्राइवर ऑफ कोर्स अध्यक्ष महोदय 2 ही थे वहां पे। तो अगर वहां उपलब्धता नहीं है तो कार्यालय की ओर से जब तक कि जो नए बजट के अंदर हम उसकी एनुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करते हैं, जब तक अगर उनको व्यवस्था की जरूरत हो तो वो हायर करके अध्यक्ष महोदय जी जो भी वाहन है आवश्यकता के अनुसार ले देंगे और विभाग उसका भुगतान कर देगा। मैं अध्यक्ष महोदय। राम स्वरूप जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विनम्र निवेदन है, अगर हमारे यहाँ जिला कार्यालय के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी, जिला कार्यालय तो बहुत जल्दी बन जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ हमारा इनका जो कार्यालय
माननीय सदस्य ने जो अभी उठाया है, उनके पास कार्यालय भी नहीं है सरकारी। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय मंत्री जी आप ये फरमावें, अगर हमारे यहाँ जिला इसका कार्यालय कब तक खोल दिया जाएगा, भवन कब तक बना दिया जाएगा उसका, और उसमें कब तक सारी सुविधाएं आप प्राप्त कराएंगे, पहला नंबर। दूसरा नंबर मेरा यह है कि हमारे यहाँ की सारी न्यूज़ें जिला हेडक्वार्टर पर नहीं पहुंच पा रही हैं क्योंकि वहाँ फैक्स की व्यवस्था नहीं है। इसके कितने दिनों में फैक्स की व्यवस्था कर दी जाएगी, ये दो मेरे निवेदन है आपसे माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि करौली नया जिला बना था और पूरी बिल्डिंग्स की व्यवस्था नहीं थी, तो वहाँ 2500 रुपये प्रति माह पे एक सूचना कार्यालय, हमारा सूचना केंद्र है और उसके पास अपनी पूरी स्पेस है, उसमें उनके कमरे हैं और एकोमोडेशन पूरी है जो कि उसका नए जिले का कार्य कर सकती हैं। नए भवन का प्रावधान ऑफ कोर्स अध्यक्ष महोदय फाइनेंस के पास उपलब्धि के आधार पे ही हो पाएगा महोदय, लेकिन मैं समझता हूं कि 2500 रुपये का जो उनके भवन है करौली में, वो पर्याप्त इस समय अपना कार्य कर रहा है। नंबर 2 महोदय, जैसा कि माननीय टोडा भीम से आने वाले सदस्य ने कहा फैक्स के लिए, तो फैक्स के लिए मैं माननीय सदस्य से कहूँगा कि हमने बजट में प्रावधान किया गया है और मैं इससे आगे भी बढ़ के कहूँगा कि माननीय सदस्य अगर वित्तीय व्यवस्थाओं को देखते लिए हम हमारे विधायक कोटे से भी ये 20-20 हजार की राशि दे दें तो एक राज्य हित में ठीक रहेगा। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, कितनी कीमत है उसकी ये बताएं माननीय मंत्री जी। फैक्स 20,000 का आता है तो 10,000 माननीय सदस्य दे देंगे, करौली वाले 10,000 की मैं घोषणा करता हूं, मैं दे दूंगा मेरे विधायक कोटे से माननीय अध्यक्ष महोदय। हाँ, बैठिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन श्री हीरा सिंह चौहान। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक, तहसील जेतारण के उचित मूल्य दुकानदारों को केरोसिन तेल की आपूर्ति मेसर्स विक्रम ऑयल स्टोर जेतारण, कैप्टन के गुमान सिंह एंड सन पाली, जे नारायण मोदी एंड सन सोजत, सिटी मारवाड़ ऑयल एजेंसी मारवाड़ जंक्शन, जे एन मोदी फालना व एस राम रतन रोहट द्वारा की गई है, जिसके लाइसेंस क्रमांक क्रमशः 9289, 2980, 2480, 294, 967, 98 एवं 141, 82 है। 2, उक्त एजेंसियों को तहसील जेतारण पाली के लिए गत 5 वर्षों में वर्षवार आवंटित केरोसिन की मात्रा का विवरण एवं तहसील जेतारण के समस्त केरोसिन वितरण दुकानदारों का वितरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। 3, जी हाँ, मैं विक्रम ऑयल स्टोर जेतारण की जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। 4, मैं विक्रम ऑयल स्टोर जेतारण की जांच के बाद उसका अनुज्ञा पत्र 3 माह के लिए निलंबित किया गया था एवं प्रवर्तन अधिकारी जेतारण से मौके और रिकॉर्ड की पुनः जांच करवाई गई। पक्षकार को सुनवाई का अवसर देकर दिनांक 6/12/99 को उपखंड अधिकारी जेतारण द्वारा अपने निर्णय में ये पाया गया कि डीलर द्वारा कोई गंभीर अनियमितता नहीं की गई है। प्रकरण में तकनीकी त्रुटियों को मद्देनजर रखते हुए डीलर की जमाशुदा प्रतिभूति राशि में से 500 रुपये जब्त सरकार किए जाकर भविष्य में चेतावनी के साथ एजेंसी का अनुज्ञा पत्र बहाल किया गया। 5, इससे पूर्व मेसर विक्रम ऑयल स्टोर जेतारण का लाइसेंस वर्ष 1994 में निलंबित किया गया, निरस्त नहीं किया गया था। लाइसेंस निलंबन का कारण लाइसेंस की शर्त संख्या 8 व 10 का उल्लंघन करना था। 6, भाग 3 से अंकित शिकायत के अलावा अतिरिक्त जिला जज जेतारण के न्यायालय में एजेंसी के विरुद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई चल रही है। न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने पर एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने
प्रश्न संख्या 3 के उत्तर में बताया है कि मैं मैसर्ज विक्रम ऑयल स्टोर जैतान की जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपकी इजाज़त से इस रिपोर्ट को मैं थोड़ा सा आपके सामने पढ़ना चाहता हूं कि मैसर्ज विक्रम द्वारा क्या क्या गंभीर धांधलियां की गई। जिस रिपोर्ट को मैं आज दिनांक 26/10/99 को वक्त निरीक्षण विक्रम ऑयल स्टोर जैतान के केरोसिन स्टॉक एवं रिकॉर्ड का अचानक जांच करने पर पाया गया स्टॉक रजिस्टर में अंतिम प्रविष्टि ये 26/10 को सबसे पहले जांच कर रहे हैं मौके पर और 7/10/99 इससे कम 19 दिन पहले तक की पाई गई। स्टॉक में एंट्री जी कम से कम 19 दिन पहले की मिली, जिसमें अंतिम स्टॉक में 14,555 किलो एम दर्ज है। आगे का विवरण रिक्त पड़ा है, पूरा खाली पड़ा। इसी प्रकार दूसरा रजिस्टर है ये। दूसरे रजिस्टर में भी 7/10/99 तक की प्रविष्टि पाई गई है और जिसमें 3 खुदरा विक्रेताओं का विवरण दर्शाया गया, जिसमें 4,180 के किलो लीटर ऑयल दर्शाया गया। आगे की प्रविष्टियां पूर्ण खाली पड़ी है। रसीद बुकों में जांच कर पाया गया कि 7/10/99 को अंतिम रसीद कटी हुई है 26/10 तक। आगे कुछ इस रसीद बुक के शेष रसीदें 3,193 से 3,200 क्रमांक तक की रसीदें पूर्णतः खाली छोड़ी गई है और नई रसीद बुक 8/10/99 से 3,201 क्रमांक इसमें अंतिम रसीद का स्टोर की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 7/10/99 का अंतिम स्टॉक 1,099 लीटर अंकित किया गया। लाइसेंसधारी को पूछने पर अवगत कराया कि 7,520 लीटर केरोसिन का आज 26/10/99 को बताया जाता है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके मार्फत से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ, ये जांच रिपोर्ट जो आपने सदन में रखी है, उस जांच रिपोर्ट से ही स्वतः ही स्पष्ट है कि ये सबसे बड़ा डीलर है। सबसे बड़ा डीलर आपने जिन 4-5 पार्टियों का यहाँ पर नाम लिया और जो आपने पिछले 3-4 साल में वर्ष 95, 96, 97, 57, 58, 58, 99 और 99 2000 में सबसे ज़्यादा किलो लीटर ऑयल जो केरोसिन इसको दिया है। मतलब बाकी को तो मात्र किसी को 59 है, किसी को 12 है, किसी को 13 है। इसको वर्ष 96-97 में 1473, 97-98 में 1479, 98-99 में 1914 और 99-2000 में 1759 किलो लीटर केरोसिन दिया गया और इसका सारा रिकॉर्ड फर्जी पाया गया। जब ये पा दिया गया कि इसका लाइसेंस है, निरस्त कर दिया गया, तो ऐसे क्या कारण है कि एसडीएम ने 3 महीने बाद में केवल 500 रुपया जुर्माना करके, पहले भी पकड़ा गया 94 में निलंबित किया था और उसके बाद 3 महीने बाद में इसको वापिस है जो आपने लाइसेंस दे दिया। ये कारण बताइए सबसे पहले। और आपकी ये शर्त 7-8 क्या है? प्रश्न के उत्तर में आपने बताया है 8 और 10 शर्त कौन सी है? दुकान माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस समय जांच हुई और जैसा माननीय सदस्य ने कहा, रिपोर्ट में तो ये सच्चाई है, लेकिन फिर भी उपखंड अधिकारी द्वारा और प्रवर्तन अधिकारी द्वारा जांच की गई। उसमें उन्होंने जो छोटी मोटी उसकी कमियां पाई, उसमें 5 रुपये का उसके ऊपर दंड लगाया गया। अब आगे तो सुनो आप। और उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। लेकिन दोबारा जांच के ऊपर उन्होंने ये पाया और आसपास के लोगों से जहाँ की उन्होंने उसकी बिल्कुल जांच के लिए वहाँ के सरपंच को भी, औरों को भी बुलवाया, इलाके लोगों को बुलाया, उन्होंने भी उसकी सिफारिश करी। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ माननीय सदस्य की भावना को समझते हुए मैं इसकी अलग से दोबारा जांच करवाऊंगा और जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाऊंगा। मैं माननीय मंत्री जी 1 किलो लीटर में कितने लीटर ऑयल होता है? मैं पूछना चाहता हूँ 1 किलो लीटर में कितने लीटर केरोसिन होता है? ईद को आप अलग से बात करेंगे और मैं बता दूंगा। 1 किलो लीटर में आपको रसद मंत्री और 1 किलो लीटर में कितने लीटर केरोसिन होता है? 1000। आप इसको 1000 होता है, इसको आप साधारण पाते हो क्या? और इसको आप साधारण ले रहे हो क्या? 1000 होता है। 30 होता है, 30 होता है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस केरोसिन, पेट्रोल और डीजल
जिसके इन्फोर्समेंट ऑफिसर सारे इन्हीं के चेक करते हैं। हमारे रायपुर और जैतान क्षेत्र में जितने भी डीजल ऑयल पॉइंट दिए गए हैं उनमें सब केरोसिन डाला जाता है। और मैं एक रिपोर्ट आपके सामने पेश करना चाहता हूं। 15 नवंबर 1999 को ट्रक संख्या RJ19G 4853 टैंकर है ये। इस टैंकर में कुशालपुरा में जब ये पेट्रोल का टैंकर है, पेट्रोल के 4 टैंकर निकाले गए और उसकी जगह 4 ड्रम केरोसिन के डाले गए और उसको मौके पर SDM, DYSP और सबने पकड़ लिया। पकड़ने के बावजूद भी आज दिन तक उस पर मुकदमा दर्ज नहीं किया और इस प्रकार की हेराफेरी जितने भी हैं सभी जगह हो रही है। और इस प्रकार की जो भी शिकायत मेरे को मिलेगी मैं उसकी अलग से जांच कराऊंगा। जो भी मिलावट वाला आएगा उसके भी खिलाफ कार्रवाई करेंगे, एजेंसी के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। दोषी पाए जाने के बाद उसको निलंबित भी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि जांच रिपोर्ट और उसके तथ्य सारे आपके सामने मौजूद हैं और आपने ये भी निर्णय किया कि उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया, तो ये तो प्रूव हो गया कि निश्चित रूप से आपने उसको दोषी माना। क्या जितना उसका गुनाह था या जितनी उसने हेराफेरी की थी और पूर्व में भी की थी, उसके अनुपात में ये 500 रुपया जुर्माना क्या इस विभाग को व्यवस्थित करने में और इस कालाबाजारी को रोकने में समर्थ हो पाएगी? ये बात तो सही है कि ये सजा कम मिली। अगर ये पूरी जानकारी मेरे पास आएगी और ये जितना भी तेल का मामला था पहले के लोगों ने दिया हुआ था, मेरे टाइम में कोई उनका तेल बढ़ाया नहीं गया। और लेकिन 3/7 की कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट में चल रही है। न्यायालय का जो ही उसका फैसला आएगा इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंत्री महोदय कृपया ये बताएं, कालाबाजारी वो कब से रही थी? माननीय मंत्री महोदय, आपका ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। नहीं, हथियार नहीं उठाना। ये मुझे डर ये लग रहा है कि शांति धारीवाल जी के कहने से जवाब दे रहे हैं और ये सब दुनिया को मालूम है कि इनके संबंध कैसे हैं। मेरे और इनके संबंध वही हैं जो आपके रामदास जी से। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसे आप सावधान रहना। बस मैं ये पूछ रहा था आपसे, आपने प्रश्न संख्या 6 के उत्तर में कहा है उक्त एजेंसी ये कि भाग 3 में अंकित शिकायत के अलावा अतिरिक्त जिला जज जैतारण के न्यायालय में एजेंसी के विरुद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई होगी। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कार्रवाई तो आपने ही की है ना? ये कार्रवाई चल रही है ना, आपने ही की है ना? हमने नहीं की कार्रवाई। जब इसकी जांच हुई और इसको दोषी पाया गया तो ये कार्रवाई की। किसने की है, मैं ये पूछ रहा हूँ। हमारे अधिकारियों ने की। आपके अधिकारियों ने की। तो जब धारा 3/7 में आप एक्शन ले सकते हैं तो उसका लाइसेंस क्यों नहीं निरस्त कर सकते? वो कोर्ट के अंदर केस गया हुआ है, कोर्ट का जो भी फैसला होगा। कोर्ट के फैसले की जरूरत ही नहीं है। जब आपने चालान किया तो आप सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट के फैसले के बावजूद कोर्ट के फैसले उसमें कोर्ट में केस चलने के लिए ये मौजूद है तो हम उसके बीच में दखल नहीं कर सकते। देखिए, प्राइमा फेसी केस साबित हो गया तब जाकर आपने धारा 3/7 में चालान किया है। चालान किया तो आप उसका निरस्त कर देते लाइसेंस। अगर धारीवाल जी कहते हैं तो कर देंगे। ये तो आपके टाइम का ही मामला है साहब। सस्पेंड कर सकते हैं। सस्पेंड वही कहता हूँ, सस्पेंड कर सकते हैं। सस्पेंड कर दो, झंझट मिटा। कई सबजुडिस है, में आवश्यक कार्रवाई हो जाए। क्या करेंगे? नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता अब कालाबाजारियों का लाइसेंस कैंसिल कराने का सुझाव दे रहे तो मैं सोच बेईमान बचना नहीं चाहिए, इसके पीछे मंशा ये है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा। मंत्री महोदय,
क्या कानून में लाइसेंस को निलंबित करने का आपके पास अधिकार है? क्या अधिकार है? तो क्या इस केस को आप इस लायक नहीं समझते कि इसमें लाइसेंस को रद्द किया जाए? आप क्यों बचाना चाहते हैं, बता दें आप। हो गया कोर्ट का वो अलग बात है, ये अलग बात है, ये अलग बात है, कैसे कर देंगे? वो अलग बात है। चालान बिल्कुल अलग है, लाइसेंस अभी तक कंटिन्यूस है, उसके कारण बताओ है। और आप इसका लाइसेंस कब रद्द करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, ये दोषी जो ऑयल कंपनी है इसका नहीं केस सबजोडिस है, केस सबजोडिस है, कोर्ट के अंदर है। क्या इतना गंभीर नहीं समझते जो 2 बार इस तरह की ब्लैकमेलिंग करता पकड़ा जाए, उसका लाइसेंस रद्द किया जाए, इसको आप इतना गंभीर नहीं समझते? नहीं समझते तो वो कह दीजिए आप। अधिकार है, लेकिन कोर्ट में जाने के बावजूद जब तक उसका निर्णय नहीं हो जाता हम निलंबित नहीं कर सकते। है विभागीय कार्रवाई होती है, कोर्ट में चालान करना एक अलग चीज है। कोर्ट में चले गए तो कोई बात नहीं, विभागीय कार्रवाई तो करो। विभागीय कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? 3/7 में चालान होने के पश्चात क्या आप उसका लाइसेंस रद्द कर सकते हैं? नहीं कर सकते? आपको जानकारी नहीं है तो पूछ लीजिए। लाइसेंस रद्द कर सकते हैं, उधर वो आपने चालान कर दिया, उसके बाद भी लाइसेंस रद्द कर सकते हैं आप एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की धारा तो 3/7 में रद्द करना और निलंबन करना दोनों अलग अलग है। केस जब कोर्ट में है और सबजुडिस है, वो बात नहीं है, ये सबजुडिस उसका फैसला होने दीजिए। ये सबजुडिस नहीं माना जाता महोदय, ये वो मामला नहीं है। कोर्ट में तो वो मैटर है जो जिसने किया उसके लिए चालान किया गया। माननीय सदस्य, पुलिस में अलग से कोई सबजुडिस नहीं है, इसलिए और सबजुडिस किसी भी मैटर के कालाबाजारी में कोर्ट ऑफ लॉ कोर्ट में चालान हो गया तो उस कोर्ट ऑफ लॉ का अपमान है। लाइसेंस निरस्त अगर कोर्ट ऑफ लॉ ये कहे तो सस्पेंड हो सकता है, लेकिन वरना उसको बढ़ावा देना होगा। बैठिए। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, 3/7 इसी एक्ट में चालान होने के पश्चात भी 1-2 नहीं कई बार लाइसेंस रद्द हुए हैं जहां गंभीर रूप से अनियमितता पाई गई है। अध्यक्ष महोदय, एक सवाल कोर्ट एक सवाल इस कोर्ट में है। एक अध्यक्ष महोदय अरे अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बिल्कुल गलत पोजीशन ले रहे हैं, क्योंकि जो चालान हुआ है, मान लीजिए चालान में उसका एक्विटल हो जाता है, जो मान लीजिए आप तो अंतोगत्वा, तो क्या आप लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग अलग चीज है। देयर इज नो बार, देयर इज नो प्रोहिबिशन, यानी ये एलईबी बिल्कुल गलत है। ये कोई इनके पास और दूसरे रीजन हो वो बात अलग है, ये कहना कि मैटर सबजुडिस है ये बिल्कुल गलत है। ये टेकन ए पोजीशन कॉन्ट्ररी टू द लॉ ऑफ द लैंड। इस संबंध में विधि मंत्री जी की राय ले ली जाए। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया है और आपसे कहा है कि आप ये केस मेरे पास भेज दो, मैं आपको लीगल ओपिनियन दे दूंगा। तो इसका मतलब आप उनको नहीं समझते अध्यक्ष महोदय। नेक्स्ट वन, इस ऑयल कंपनी का लाइसेंस कब तक रद्द कर दोगे? तो कम से कम उत्तर आ जाए साहब। तो कैसे रद्द कर सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राम प्रताप। राज्य सरकार सूचना संकल्प नहीं कर सकी है, इसलिए इसमें ये लंबा क्वेश्चन है, इसलिए 15 दिन के लिए 15 दिन के लिए इसको स्थगित किया जाता है। नेक्स्ट श्री संयम लोढ़ा। 287। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक परिवहन निगम के सिरोही आगार में 3 चालकों के पद रिक्त है, परिचालकों के कोई पद रिक्त नहीं है। चालकों के रिक्त पदों से कोई बस सेवा प्रभावित नहीं है। 2, सिरोही आगार में वर्ष 1998-99 में रुपये 2.34 लाख का लाभ रहा है। 1999, 2000
माह फरवरी तक 89.17 लाख की हानि रही है। घाटे के मुख्य कारणों का विवरण निम्न अनुसार है। 1. संचालित बसों की संख्या में कमी होने के कारण संचालित किलोमीटर एवं संचालित आय में कमी होना। 2. डीजल एवं टायर ट्यूब बैटरी आदि की लागत में वृद्धि होना। 3. यात्री कर को प्रति किलोमीटर लागत में वृद्धि होना। संस्थापन लागत में वृद्धि होना। 5. निःशुल्क एवं रियायती यात्रा सुविधा के कारण। 6. पहाड़ी क्षेत्र होने से डीजल की खपत अधिक होना। 7. अनाधिकृत वाहनों का संचालन। 8. घाटे के एक कारण आगार स्तर पर प्रशासनिक शिथिलता से रहा है। शिथिलता के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु प्रबंध निदेशक को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। 3. आबू रोड आगार में वर्ष 98-99 में 7,36,000 की हानि रही है। 1999-2000 माह फरवरी तक रुपये 85.69 लाख की हानि रही है। घाटे के मुख्य कारणों का विवरण प्रश्न के भाग 2 के उत्तर में दिया गया है। माननीय मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का जो उत्तर दिया है उसमें भाग संख्या 1 का अधूरा उत्तर दिया है। आपने ये नहीं बताया कि रिक्त पदों को भरने की क्या व्यवस्था की गई है। दूसरा, आपने बताया कि संचालित बसों की संख्या, भाग संख्या 2 के उत्तर में आपने बताया कि संचालित बसों की संख्या में कमी हुई, तो वो कमी किस कारण हुई। तीसरा, रोडवेज ने सिरोही जिले में तीसरा डिपो रेवदर में खोला है जो आबू रोड डिपो से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर है। क्या आपने अपने क्षेत्र में इस डिपो को खोलने में मानदंड का उल्लंघन नहीं किया है? और सिरोही व आबू रोड डिपो से कितनी बसें रेवदर डिपो को हस्तांतरित की गई और क्या इस वजह से सिरोही डिपो का घाटा नहीं बढ़ा है? चौथा, 1998-99 में सिरोही आगार लाभ में रहा और 1999-2000 में 89.17 लाख रुपए की हानि हुई। आपने जो घाटे के कारण बताए हैं 1998-99 में जब सिरोही डिपो लाभ में रहा तब भी वो सारे कारण मौजूद थे। क्या उस वक्त निःशुल्क एवं रियायती यात्रा सुविधा नहीं थी? क्या उस वक्त सिरोही जिला पहाड़ी क्षेत्र में नहीं था? क्या उस वक्त अनाधिकृत वाहनों का संचालन नहीं था? ये सब कारण तब भी मौजूद थे। इसके बावजूद इस साल लाभ से 89 लाख रुपए की हानि में आया। आपने उत्तर दिया है कि प्रशासनिक शिथिलता की भी हार का घाटे का एक कारण रहा है। तो क्या आप ये नहीं मानते कि आपके गृह जिले में प्रशासनिक शिथिलता की वजह से रोडवेज घाटे में जाता है? तो ये आपकी अक्षमता का उदाहरण नहीं है? माननीय सिरोही से आने वाले विधायक महोदय ने अपनी बात कही कि रिक्त पदों भरने की क्या व्यवस्था की जा रही है। मैंने अपने प्रश्न के उत्तर में ही कहा है कि इन रिक्त पदों के नहीं भरने से कोई घाटे का कारण नहीं और संचालन पूरी तरीके से ठीक से चल रहा है। तो भरने की और ना भरने की कोई व्यवस्था, 3 चालकों की भरने की पद भरने के लिए कोई विशेष बात नहीं आती है और आवश्यकता भी नहीं है। और दूसरी बात कि संचालन में कमी के कारण क्या है, आपको पता है माननीय विधायक महोदय रूरल एरिया में कम जाते हैं क्योंकि रूरल सर्विसेज की जितनी भी बसें हैं वो वायबल नहीं होने के बाद में संचालन को कर्टेल किया जाता है और कर्टेल करने के कारण से उनका संचालन कम हुआ है। बाकी और कोई बड़े मेजर संचालन को किसी भी तरीके से कर्टेल नहीं गया। जहां वायबिलिटी कम है और कई कारण है जिसमें मैं बताया प्रशासनिक कारण, जिसके कारण से जो घाटे के कारण आप आम हमारे विधायकगण जानते हैं कि लीकेज ऑफ रेवेन्यू एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है और उसमें घाटे के कारण से जब परिचालक और सब मिलकर के जो घाटा देते हैं वो एक मेन कारण है। उसके ऊपर हम गहराई से चिंतन कर रहे हैं, उसके ऊपर कार्रवाई भी कर रहे हैं और भ्रष्ट और निकृष्ट कर्मचारियों को निकालने की पहल भी की है, जिससे एक बहुत बड़ा घाटे से पाटने के कारण बने हैं। उसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ, घाटे के कारण में हम RSRTC के बस संचालन में बढ़ोतरी कराना चाहते हैं। आज 3000 बसें
अगर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की चलती है 3093 बसें, तो उस कॉन्ट्रैक्ट कैरेज को अगर हम रोकना चाहेंगे तभी जाकर के उसके ऊपर पोजीशन, और 3000 बसों का अपने खरीद करके अगर चलाया जाएगा तो उसमें जो है जो पर बस आपके 5.2 अपने ये % नहीं 5 से 6 कर्मचारी काम करते हैं, उसमें कमी आएगी, क्योंकि 4700 पहले चल रहे हैं और 3000 और जोड़ी जाएगी, तो पर बस जो है अपने जो सेवा करने वाले जो है वो संस्थापन खर्चा कम आएगा, और संस्थापन खर्चा कम आएगा तो लाभ की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तीसरा, इसी आधार पर कैलेंडर स्टाइल बस संचालन पर एवं वाहन पर अंकुश लगाने के लिए सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। हर आगार स्तर पर हो रही आय में लीकेज को रोकने का कारगर उपाय होगा, तभी जाकर के ये इस तरीके के घाटे के कारण को हम कम कर सकते हैं। इसी तरीके अच्छी आय उपार्जित करने वाले परिचालकों को प्रोत्साहित करने की भी राशि दी जाने की व्यवस्था की जाने की कार्रवाई की जाएगी, तब जाकर के ये घाटे की कमी हो सकती है। और टिकट पर लकी पारितोष योजना लागू करने के जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये चाहा है, उसी के अनुरूप हम कार्रवाई करेंगे, तब जाकर के जो है इस रोडवेज की तरफ यात्रा करने की जो है बढ़ोतरी हो सकेगी और घाटे को हम पाट सकते हैं। इसी तरीके आगार स्तर पर निकृष्ट और कर्मचारियों, जैसे मैंने कहा पूर्व में, और अधिकारियों पर पूर्ण ध्यान रखा जाए और आय में बाधक के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उसी के अनुरूप फिर लाभ हम ला सकते हैं। इसी प्रकार निःशुल्क और रियायती यात्रा सुविधा का भरण पोषण हम चाहते हैं कि राज्य सरकार से करें, और अलग से रोडवेज का ये कार्य अपने काम हमने आगे परसू किया है, और राज्य सरकार की सहमति आने के बाद में इस घाटे को पाटने के लिए 130 करोड़ की जो मांग की है वो उससे घाटा कम किया जा सकता है, जो कि अभी उसमें घाटा कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और अधिक बस संचालन से प्रति बस जो अभी 6 कर्मचारी है, जैसे मैंने कहा, उसकी कमी आएगी और इससे घाटे से कमी आएगी, तभी जाकर के ठीक रहेगा। उससे इसी के साथ माननीय विधायक महोदय, आपने कहा है, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। मैं माननीय सदस्य को एक और पूरक प्रश्न है, उसके माननीय सदस्य को 1 मिनट मैंने आपसे मेरा पूरा जवाब सुन लीजिए। बिल्कुल इररिलेवेंट रिप्लाई है आपका जवाब मेरे प्रश्न से ताल्लुक ही नहीं रखता है। मैंने अध्यक्ष महोदय, श्रीमान जी, मेरे एक निवेदन है, आप सिरोही जिले के रहने वाले हैं और रेवदर को 25 किलोमीटर बता रहे हैं। 35 किलोमीटर को अगर 25 किलोमीटर की डिस्टेंस 10 किलोमीटर बताते तो ये तो बहुत अपने गंभीर बात है। 35 किलोमीटर रहने वाला बस अपने जो हमने डिपो खोला है, आपको 50 लाख से ज्यादा एक सालाना इसके अंदर जो है आय देगा। आप क्या 50 लाख की हम आय को कम करना चाहते हैं? हम चाहते हैं रूरल एरिया के अंदर हर जगह डिपो खोले, और जो है जिला स्तर पर जहाँ डिपो नहीं है, जैसलमेर में नहीं है और दूसरी जगह नहीं, वहां पर भी डिपो खोले, ताकि जो है हम बसों का संचालन पूरे रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में पूरा करके, जो हमारे जनता की मांग है और जनता की इच्छा है कि हर जगह जो है बसें को संचालन हो, और प्रतिदिन हमारे पास जो है मांग आती रहती है, उसी के अनुरूप करने की कोशिश। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा हमारे रानीवाड़ा में भी अध्यक्ष महोदय, जनता की मांग है कि भाई वहाँ भी डिपो खोला जाए, खोलने का माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा प्रश्न ये था अध्यक्ष महोदय कि रोडवेज का जो डिपो खोलने के निर्धारित मानदंड है, क्या रेवदर में डिपो खोलने में उसका उल्लंघन नहीं किया गया है? और दूसरा ये है कि जो आप मेरा पूरा क्वेश्चन सुनिए। दूसरा, आप जो फरमा रहे हैं कि हम ग्रामीण सेवाएं देना चाहते हैं, सच्चाई है अध्यक्ष महोदय कि आबू रोड से जो सिरोही तक बसें पिंडवाड़ा स्वरूपगंज होकर आती थी, उन सब बसों को डाइवर्ट करके रेवदर से लाया जा रहा है, और वो सारे पैसेंजर जो सिरोही डिपो को मिल रहे थे, वो सारे पैसेंजर अनाधिकृत वाहनों को मिल रहे हैं, और ये सबसे बड़ा कारण है कि सिरोही डिपो लाभ से 89 लाख रुपए के घाटे में चला गया। मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की पीड़ा का मैं बात समझ नहीं पाया हूं कि रेवदर में डिपो खोलने से उनको क्या तकलीफ हो रही है, लेकिन एक निवेदन करना चाहते हैं। मुझे तकलीफ इसलिए हो रही है कि आपने 2 करोड़ रुपए का कारण से सिर्फ खुद के रेवदर के कारण से, रेवदर का डिपो तो अभी खुला है, 2 महीने में, वहाँ घाटे का इतना कारण, ये तो ऊपर से थोपना चाहते हैं कि ये एक कारण है घाटे का। रेवदर के कारण से कोई घाटा नहीं हुआ है, घाटा पूरे राजस्थान में जो हो रहा है उसका कारण आप गहराई में जाइए, तब आपको जो कारण बताए उसके कारण से घाटा जा रहा है। केवल मात्र रेवदर के डिपो खोलने से कोई घाटा नहीं। श्री यादव, और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय इसका निवेदन और करना चाहता हूं
कि रेवदर का जो डिपो खोला है वो पूर्णतया एग्जामिन होकर के वायबल और जस्टिफाइड होने के बाद में डिपो खोला है, और आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो निराधार है। आप कभी मिसगाइड मत होइए उसके कारण। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो कारण मंत्री महोदय ने घाटे के गिनाए, ये बात सही है, ये हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि मुख्यमंत्री जी इस घाटे के RSRTC में सबसे बड़े जिम्मेदार है। इसलिए जिम्मेदार है कि रोडवेज को समझ रखा है धर्मशाला, लंगड़े लूले रोडवेज में सफ़र करें, समाज कल्याण विभाग के लोग रोडवेज में सफ़र करें, जो पत्रकार साथी बैठे ये DPR के लोग रोडवेज में सफ़र करें, और हर स्कूल में बैठा हुआ हेडमास्टर फ्री पास काट कर दे रहा है, और गुलाब सिंह सक्तावत साहब के जितने वर्दीधारी हैं ये रोडवेज में सफ़र करते हैं। आपको याद होगा मुख्यमंत्री जी भैरू सिंह जी, आपने 91 में 34 करोड़ रुपए का लमसम इन विभागों से RSRTC को दिया था, तो रोडवेज का घाटा कम हो गया। रोडवेज तो कमा रही है, लेकिन होम डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग, DPR और समाज कल्याण विभाग के जो फ्री पास करते मुख्यमंत्री जी, आप इनको भरपाई कीजिए ना। रोडवेज तो कमा रही है, रोडवेज की जो बैलेंस शीट है उसमें तो घाटा आ रहा है। मालूम है क्या, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब, आज तक रोडवेज का जो भैरू सिंह जी ने भरपाई किया था, उसके बाद इन चारों विभागों पर 110 करोड़ रुपए बकाया है। अगर वो 110 करोड़ रुपए रोडवेज को दे दिए जाए तो रोडवेज आज की तारीख में घाटे में नहीं है, बल्कि मुनाफे में चल रही है। इसको धर्मशाला समझ रखा है। चाहे जो चीफ मिनिस्टर आदेश कर देते हैं, चाहे जो होम मिनिस्टर आदेश कर देते हैं, चाहे जो जोशी जी आदेश करते थे कि फ्री पास दो, कोई धर्मशाला है, कॉरपोरेशन है, ऑटोनोमस बॉडी है। केवल इसको कॉरपोरेशन इसलिए बनाया गया था मुख्यमंत्री जी कि केवल इसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं हो, इसलिए 110 करोड़ रुपए आप मांगिए चीफ मिनिस्टर साहब से, फाइनेंस मिनिस्टर से मांगिए। रोडवेज घाटे में नहीं है, मुनाफे में। 30 करोड़ रुपए के मुनाफे में आज आ जाएगी, उसकी बैलेंस शीट बदल जाएगी। माननीय अध्यक्ष, एक मिनट, अरे यार एक मिनट यार। अध्यक्ष महोदय, भैरू सिंह जी के मंत्रिमंडल में रहने वाले ट्रांसपोर्ट मंत्री जी अभी यादव साहब ने जो बात सामने रखी है, मैं उसमें एक ही बात कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जब से नई सरकार बनी है, कल्याणकारी सरकार है, विकलांगों को अगर हम फायदा दे रहे हैं और उनको फ्री टिकट दे रही है सरकार, तो मैं सोचता हूं माननीय जगमाल सिंह जी को इस बात के लिए ऐतराज नहीं होना चाहिए। यही पहली सरकार है जिसने समाज विकलांगों को, पहली ये सरकार है जिन्होंने ये सहूलियत दी है। आपकी भैरू सिंह की सरकार ने नहीं दी थी। आप दिया है, आप मेरी बात समझे नहीं अध्यक्ष महोदय, समझे नहीं। मैं मुख्यमंत्री जी ये कह रहा हूँ कि चाहे जितनी छूट देती रही है, जब विधायक बैठ सकते हैं तो विकलांग क्यों नहीं बैठ सकते उसके अंदर? पत्रकार क्यों नहीं बैठ सकते उसके अंदर? आप इसका विरोध कर रहे हो, पत्रकारों का, विकलांगों का, विधायकों का, सबका ही विरोध कर रहे हैं। अब मेरे को अकल दे रहा है मुख्यमंत्री जी। मैं ये कहता हूँ कि चाहे जितनी फ्री पास दे, DPR को दे, पुलिस को दे, शिक्षा विभाग को दे, समाज कल्याण को दे और बढ़ा दे, लेकिन इन विभागों से पुनर्भरण रोडवेज को कराया जाए। कोई रोडवेज धर्मशाला नहीं है, आप दुगने पास दें। मेरी बात सुन लीजिए, आप भाषण तो पूरा कर दिया। रोडवेज का पैसा जो इंसान रोडवेज में सफर करे, जो विभाग रोडवेज में सफर करे, वो रोडवेज की देनदारियों को चुकता करना चाहिए। जैसे MLA फ्री पास है, MLA फ्री सफर करता है, आप अनुपूरक प्रश्न पूछिए, लेकिन तो असेंबली पेमेंट करती है, वो विधानसभा पुनर्भरण करती है, रोडवेज को पैसे चुकारा करती है। MLA के सफर करने का पैसा विधानसभा देती है, और फ्री पास बढ़ा आपको MLA का कोई फ्री पास नहीं है। ये गलत न्यूज जाएगी जनता में कि हमारा फ्री पास है, हमारा कोई फ्री पास नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उचित समझे तो मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, 12 बीघा जमीन मंत्री महोदय के विस्तार के द्वारा खरीदी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, धर्मशाला मैं भी एक मंत्री से जानना चाहता हूँ, धर्मशाला सराय भी नहीं है, ये मंत्री महोदय ने गलत नियमों के विरुद्ध खोला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जगमाल सिंह जी की जो पीड़ा बताई है, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, राज्य सरकार की कोई कोताही इसमें नहीं है। राजस्थान स्टेट रोडवेज में अपने
जो मांग रखी है वो बहुत देर से रखी है, और अभी जब घाटे की स्थिति आई है तब जाकर के उनकी नींद जगी। और जो मेरे को अपनी तरफ से जो मांग की है 110 और 20-30 करोड़ की, उसमें कहीं पर भी पिछले टाइम में कहाँ कितनी यात्रा की, क्या की, उसके बारे में विशेष विवरण दे करके उनको ऑथेंटिसिटी नहीं दी थी। इसलिए मैंने उसको वापस एग्जामिन कराया, फिर भी वापस आई। अब मैं राज्य सरकार के सामने भेजी हूँ, उस पर निर्णय होगा, उसके अनुरूप कार्रवाई कर देंगे। घाटे से निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ मंत्री महोदय से। पुनर्भरण कर दिया था आप मंत्री महोदय, आपको ये जानकारी है क्या कि पिछली सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने नीम के दाने का बस स्टैंड अपने लगा करके और करोड़ों रुपए का घाटा पहुंचाया? उसके चुनाव में 1-1 करोड़ रुपया खर्च करता है। अब ये नाम आप भी जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, श्री लक्ष्मण सिंह रावत, इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ उसकी जानकारी करिए कि कितने रुपए का नुकसान हो रहा है आपके वहाँ। अवश्य जांच करवा लेंगे। पैसेंजर्स को कितनी तकलीफ हो रही है, बारिश में बैठने की जगह नहीं है। कराएंगे, मैंने लिखा है साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय के विभाग को बहुत पैसे निवेदन कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, रेवदर का जो डिपो खोला गया नियम विरोध है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में स्वयं स्वीकार किया है कि इनके विभाग की प्रशासनिक विफलता भी इस घाटे का एक कारण रही है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उनका स्वयं का होम डिस्ट्रिक्ट होते हुए भी होम डिस्ट्रिक्ट में पिछले वर्ष में आबू आगार में 90 लाख का, 80 लाख का और दूसरे सिरोही में करीबन 90 लाख का घाटा, 2 लाख से घाटा लाभ से 90 लाख का घाटा हो जाए, तो ये आपके विभाग की प्रशासनिक विफलता के लिए आपने क्या कभी कोई जांच करवाई? कभी आपने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करी? कभी आपने उसको मॉनिटर किया? और क्या ये आपके स्वयं की विफलता को जाहिर नहीं करता है? कृपया इसको स्पष्ट कीजिए। इसमें स्वयं की विफलता का कोई कारण नहीं है। एक अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूँगा, इस प्रकार के कॉरपोरेशंस, इन कॉरपोरेशंस में गवर्नमेंट जो रियायतें देती है, उन रियायतों के अगेंस्ट में आप उसको रिएम्बर्स करने की व्यवस्था के पक्ष में है या नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं कि जितने कॉरपोरेशन ऐसे हैं उसमें सिद्धांत रूप से तो उनको पुनर्भरण करना चाहिए। और वो बात अलग है कि जो हालात हैं राज्य सरकार के हों चाहे भारत सरकार के हों, उसमें कई बार इस प्रकार की व्यवस्था हो नहीं पाती है। पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि आने वाले वक्त में इस प्रकार की व्यवस्था हो जिससे कि कॉरपोरेशन इन कारणों से घाटे में नहीं रहे। बता रहे हैं मुख्यमंत्री, रोडवेज जब कमा रहा है तो रोडवेज की बैलेंस शीट बदल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। घाटा क्यों बता रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन श्री खेमराज कटारा। नहीं है। श्री रतनलाल जाट। प्रश्न संख्या 289। अध्यक्ष महोदय, खंड 1, इस वर्ष संवत 2056 वर्षा की कमी के कारण 26 जिलों के 23,406 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। खंड 2, जिला भीलवाड़ा में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु 1138 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। पशुओं के चारे हेतु अब तक 150 चारा डिपो स्वीकृत किए गए हैं। उनमें से 57 चारा डिपो चालू हो चुके हैं। पशुओं हेतु 10 गौशालाओं के 2045 बड़े एवं 167 छोटे पशुओं के लिए महा मार्च 2000 के लिए 1,97,850.50 रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है। पेयजल हेतु 324 सार्वजनिक कुओं को गहरा कराने के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। जलदाय विभाग द्वारा 50 नलकूप का वेधन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 100 सुधार का कार्य पूर्ण हो चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अकाल की भयंकर विभीषिका है। सरकार ने अपने बजट भाषण में
अकाल के कारण किसी भी तरह की जनहानि एवं पशुहानि नहीं होने दी जाएगी, ये बात कही है। साथ ही ये भी कहा है कि हमारी वित्तीय स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सरकार अकाल राहत कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी और उसके लिए धन की कमी नहीं आने देगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो अकाल की स्थिति के बारे में कहा गया है कि सरकार ने अभावग्रस्त जिलों में राहत कार्य आरंभ कर दिए हैं। पशुधन की रक्षा के लिए आवश्यकता अनुसार चारा डिपो और पशु शिविर खोल दिए हैं और समस्याग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल टैंकरों का उपलब्ध कराना भी आरंभ कर दिया है और विषम परिस्थितियों के बावजूद भी अभावग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य, पशुओं के लिए चारे का प्रबंध, पेयजल व्यवस्था युद्ध स्तर पर करने का निर्णय लिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय अकाल राहत मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि सरकार राजस्थान में जो अकाल की भयंकर विभीषिका है, पशुधन जो नष्ट हो रहा है, मर रहे हैं, चारे की कमी है, पानी की कमी है, पशु शिविर जो खोलने की बात की गई वो खोले नहीं गए हैं, सैकड़ों गायें और पशु मर रहे हैं, उनको ट्रैक्टरों से खींच खींच के ला के डाला जा रहा है और कई जगह तो लोग गायों के तिलक लगा के कपड़ा बांध करके उनको जो है छोड़ रहे हैं क्योंकि उनके पालन पोषण वो नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति राजस्थान में हो रही है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अकाल राहत के बारे में सरकार कितनी संवेदनशील है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो रविवार को ही राजस्थान में अकाल संघर्ष समिति, जिसमें लगभग 60 संगठन थे, सब मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे और जब उनसे मिलकर के आए थे राजस्थान की अकाल की स्थिति के बारे में उनसे निवेदन किया था कि चारे की कमी है, पानी की कमी है, पशु मर रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं? और उन संगठनों का जो बयान था वो था कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसके बारे में संवेदनशील नहीं है। मैं माननीय अकाल राहत मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि आज हालात राजस्थान में ये हो गए कि आटा व अनाज की लूटने लगी है, लोग पलायन कर रहे हैं, पेट भरने के लिए उनके पास रोजी रोटी का साधन नहीं है। मेरा पहला पॉइंटेड प्रश्न माननीय मंत्री जी से ये है कि राजस्थान में इस तरह की अकाल की विभीषिका की वजह से लोग जो पलायन कर रहे हैं अन्य राज्यों में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, कितने लोग अभी तक राजस्थान से पलायन कर चुके हैं। इसके साथ ही राजस्थान में अकाल राहत की जो ये स्थिति है उसमें दूसरा मेरा महत्वपूर्ण माननीय मंत्री महोदय से सवाल है कि सरकार का ये मानना है कि हमें नवंबर महीने तक लगभग 52,36,000 लोगों को रोजगार देना चाहिए था, लेकिन अभी तक राजस्थान में कितने लोगों को उन्होंने रोजगार आज दिन तक दिया है, इसके बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करें। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य को मैंने बताया कि आपने सवाल भीलवाड़ा का किया है, प्रदेश की स्थिति पर अकाल पर चर्चा के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय ने 26 अप्रैल निर्धारित की है। उस दिन आप प्रदेश की स्थिति पर, पेयजल पर, चारे पर, रोजगार पर, तो माननीय मंत्री महोदय रोजगार पर चर्चा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा जिले का आपने सवाल किया था। भीलवाड़ा जिले में लेबर सीलिंग 20,000 है, 1183 कार्य स्वीकृत किए गए हैं, उन पर अभी 15,000 के करीब लेबर है। आप लेबर सीलिंग को पूरा करें, काम चालू कराएं, माननीय सदस्य जाकर कराएं। यदि उस दिन 26 तक और आपको लेबर की आवश्यकता होगी, सरकार उदारतापूर्वक किसी को भी पलायन प्रदेश से नहीं करने देगी, चारे की, पानी की पूरी व्यवस्था करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर सवाल के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 150 चारा डिपो स्वीकृत किए गए और उसमें से मात्र 57 चालू किए, तो क्या पशु पलायन नहीं करेंगे? और अध्यक्ष महोदय, एक बात जरूर लिखिए कि पेयजल हेतु 324 सार्वजनिक कुओं को गहरा कराने की स्वीकृति मात्र कागजों पे दी है और अभी तक कोई कार्य चालू नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जैसा सवाल किया कि 57 चारा डिपो अब तक खोले गए हैं, सरकार की ओर से 150 चारा डिपो स्वीकृत किए गए हैं। कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं, जब चाहे जब माननीय सदस्यों से सलाह लेकर, जनप्रतिनिधियों से सलाह लेकर 150 चारा डिपो तक खोलने की स्वीकृति प्रदान की है।
यदि कम खुले हैं तो चारे की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता होगी तो 150 तक तो खोलने का कलेक्टर्स को अधिकार है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय क्या बताने की कृपा करेंगे कि भीलवाड़ा जिले में जितने मजदूर आपने लगाए हैं उनको आज तक 1 पैसे का भी पेमेंट नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, भुगतान के बारे में हर माह भुगतान करते हैं। जिनको 1 माह से ज़्यादा काम पर हो गया उनको भुगतान कलेक्टर्स, हमारे अधिकारी, जो भी विभागों के काम की जो निर्धारित प्रक्रिया है। मैं तो पूछ रहा हूँ कि भुगतान हुआ है या नहीं हुआ। जब काम ही अभी 1 महीने में हुआ है, 1 महीने का काम हुआ है, 1 महीना पूरा होगा तो काम का भुगतान अप्रैल में कर देंगे। मार्च में ही तो काम खोले गए हैं। भुगतान नहीं हुआ नहीं। प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मार्च माह में ही काम खोले गए हैं और अप्रैल में उनका भुगतान कर देंगे। अकाल राहत कार्यों में हर सप्ताह भुगतान होता है। अकाल राहत कार्यों पर हर सप्ताह में भुगतान होता है और ये 1 माह में भुगतान कर रहे हैं। क्या मजदूर भूखों नहीं मरेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कितने संवेदन शून्य मंत्री है कि अकाल की विभीषिका पर इस प्रकार का वक्तव्य दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बोलो विषय। आसन पैरों पर माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल समाप्त। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अंदर अपने ही लोग अपने पशुओं को मार मार के खा रहे हैं। अध्यक्ष प्रश्नकाल समाप्त, लेकिन पूरा जवाब तो आवे। पूरा जवाब नहीं आया। मंत्री महोदय, लोग जानवरों का मांस खा रहे हैं, लोग जानवरों का मांस खा रहे हैं, लोगों का रहना दुबर हो रहा है, पेमेंट नहीं हो रहा। पहले मंत्री महोदय ठीक से तो संवेदनशील कहते हैं, लेकिन संवेदनहीन सरकार है ये। पिछले 2 दिन से मैं उदयपुर डिवीजन में बांसवाड़ा, डूंगरपुर सारे क्षेत्र में घुमाऊं, इतनी विस्फोटक स्थिति हो गई है कि अगर ईमानदारी से आप स्वयं अपनी आंखों से देखो तो आप इतना पश्चाताप करोगे वहां की हालात को देख करके कि आपका मन भर आएगा। मतलब जिस प्रकार की उस आदिवासी क्षेत्र में स्थिति हो रही है, यह कोई बनावटी नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं कि वो आदिवासी जो चोरी कर रहा है उस घर में, उसमें से केवल आटा चोर के ले जा रहा है, वो केवल गेहूं चोर करके ले जा रहा है, बाकी सारा का सारा सामान घर में यूं का यूं पड़ा, उसको छू नहीं रहा है। इस प्रकार की भूखमरी की स्थिति होने के बाद भी अगर सरकार ये कहे कि हम 26 तारीख को उस दिन चर्चा करेंगे, उससे क्या चाटेंगे चर्चा को? आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं, आप अगर ये स्थिति चाहते हैं कि लोग कानून तोड़ करके और मैदान में कूद करके मर जाएं, अगर वो स्थिति लाना चाहते हैं तो उस आदिवासी क्षेत्र में तो 26 के पहले पहले आ जाएगी। मैं आज आपको सचेत कराऊं, जिस प्रकार की विस्फोटक स्थिति बन गई और हम केवल आंकड़े देकर के अपने मन की पूर्ति कर रहे हैं कि लेबर लग गया। अरे उसको पेमेंट नहीं, खाने को रोटी नहीं है आज की तारीख में, न उसको काम है। वो गया गुजरात, रो करके वापस आया क्योंकि वहां भी अकाल की स्थिति है, उसको काम नहीं मिल रहा है। तो अब भूखा आदमी तो यार मरेगा या मारेगा, इसके अलावा तो उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं। अगर आप किसी दूसरे क्षेत्र के लिए क्या स्थिति मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन उस क्षेत्र की स्थिति इतनी विस्फोटक स्थिति बन गई है, अगर आप चाहो तो इस सदन के माननीय सदस्यों की टीम बना करके आप एक एक तहसील और एक एक गांव को अपनी आंख से देखाओ और उसके बाद अगर आपका मन कहता है कि वास्तव में हमें निश्चित रूप से इसकी कोई समस्या का समाधान करना है, तब तो समस्या का समाधान होगा। अन्यथा मैं आपको कह रहा हूं, ये नक्सलाइट जो स्थिति है ना, वो राजस्थान के इस आदिवासी क्षेत्र में पैदा हो जाएगी और आप और हम सब दोनों रोएंगे। ऐसी स्थिति आएगी जो अपने काबू से बाहर हो जाएगी। ये भड़काने वाली एजेंसियां वहां लग चुकी है और अगर समय रहते हमने इसको नहीं चेताना तो हथियार जब उठा लेगा तो फिर वो मरने मारने से कभी नहीं डरेगा। उसकी मनोवृत्ति इस प्रकार की है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, इस विषय पर गंभीरता से विचार करके कोई रास्ता 26 की इंतजार मत करिए, तुरंत रास्ता निकालने का मन बना करके नहीं आपको विश्वास तो
तो आप जाइए, कमेटी जाइए, जिसको चाहे उसे भेज दीजिए और जाकर के रिपोर्ट ला करके आपको वस्तुस्थिति बताए कि उस आदिवासी क्षेत्र की हालात कहां तक पहुंच गई है। अध्यक्ष महोदय, स्वयंसेवी संस्थाओं का एक डेलीगेशन कल माननीय मुख्यमंत्री से मिला था और आज उन्होंने समाचार पत्रों में कुछ समाचार छपाए थे। मैंने आज सुबह ही कलेक्टर बांसवाड़ा, कलेक्टर डूंगरपुर, कलेक्टर उदयपुर, जिनके बारे में विशेष करके इस संगठन के लोग जुड़े हुए थे, इस संबंध में जानकारी प्राप्त की। एक वेग एलिगेशन लगाना बहुत आसान है, वेग एलिगेशन लगाना बहुत आसान है। मैं सदन के उपनेता से भी कहना चाहता हूं, विपक्षी उपनेता से कहना चाहता हूं, मेहरबानी करके मुझे वो फैक्ट्स दीजिए, किस गांव में किस गाय को मार करके किसने खाया है। ये वेग एलिगेशन कोई मायने नहीं रखता है। मेरी आज भी बात हुई है कलेक्टर डूंगरपुर से और मैं 12 तारीख को स्वयं डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कोटरा जाकर के सारी स्थिति का अध्ययन कर रहा हूं और आपको दावत देता हूं कि आइए, क्या स्थिति है कि नहीं है। केवल वेग बात सुनिए पहले बात सुनिए, बात पूरी सुनिए, बात पूरी सुनिए। बात रखते कहा कि सदन की कमेटी बना दीजिए, भेज दीजिए और गांव में जाकर के वो स्वयं देख करके आपको रिपोर्ट करे। उस रिपोर्ट का मैं आपको बहुत दावे के साथ कह रहा हूं। मैंने आज कोटड़ा के क्षेत्र की सुनिए, मैंने आज ही कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर को आदेश दिया है। मेरी बात सुनिए कि कोशिश करेंगे तो ठीक होगा। आइए मैं नोटा देता हूँ। मैं गुलाब चंद जी कटारिया अपने पशुओं को सदन के उपनेता हूं। सुनना भी सीखो, पहले सुन को लो, बाद में बात करना चाहता हूँ। 12 तारीख को आए मेरे साथ कोटरा चले। माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोटरा अंचल की जहाँ बात आई है, मैं थोड़ा निवेदन करना हूँ। कोटरा अंचल से मैं वहाँ का विधानसभा क्षेत्र का विधायक होने के नाते थोड़ा निवेदन करूंगा। राजस्थान की हालत, ये जो वहाँ कोटरा की स्थिति, मेरे कोटरा जो मेरा विधानसभा क्षेत्र का मामला है, मैं थोड़ा निवेदन करूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या जो वहाँ की स्थिति का मैं कल ही उस एरिया में जाकर के परसों कोटरा एरिया से कियारी, लुआरसा, देवड़ा का अंचल को मैं खुद ही जाकर आया हूं उस अंचल पे। यह बात सही है कि पानी की समस्या है, सारे की भी समस्या है और रोजगार के लिए भी समस्या की स्थिति है। परंतु मैं थोड़ा निवेदन यह करना चाहता हूं कि जो गुमराह वाली बात आ रही है और गाय की मारने वाली जो एक अवैधानिक प्राथमिकता वाली बातें आ रही है, मैं दावे के साथ में कह रहा हूं कि ऐसे आदिवासी बेईमान नहीं है। ऐसी जो गलत हरकतें आ रही है, ये सरेआम गलत है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समस्या है, उनका जायजा वास्तव में लिया जाएगा। और हमारे अभी मैं ये कहना चाहूँ 75% काम चला है पंचायतों में और कुछ बातें अमूमन से ये पानी की समस्या में इस बात के लिए वाजिबी हूँ, परंतु जो ऐसी बात है ये कथा ही नहीं है। धन्यवाद श्रीमान। अध्यक्ष महोदय, इतने संवेदनशील विषय पे ये उपनेता महोदय अगर यहाँ पे अकाल के ऊपर राजनीति करना चाहें, राजनीति की रोटियां सीखना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह गाय को मारने की बात करके सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं लोग सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं। ये राजनीति से गाय को मार कर नहीं खाया आरोप है, इस प्रकार के आरोप है लगाकर राजनीति करना उचित नहीं। तथ्यों के विपरीत बात कह रहे हो अध्यक्ष महोदय। ये हालात नहीं है जैसे बताए जा रहे हो। आदिवासियों के नाम पर राजनीतिक दुकान आपकी नहीं चलती है। आदिवासियों का कांग्रेस संकेत है और इस प्रकार की राजनीति करके आप कहां से ले जाना चाहते हो हालात को। ये जो बात की बात कर रहे हैं, सांप्रदायिकता फैलाने वालों का, आदिवासियों के नाम पर फैलाने वालों का
कही गई है। डूंगरपुर से मैं आज ही आया हूँ। डूंगरपुर से मैं आज ही आया हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, खोल दिया गया है। मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को अवगत करा दिया गया है। और जो भी स्थिति है उसको जो है हम निपट लेंगे। इस तरह से जो है आदिवासियों को झूठी बात कह करके खाए मार खा करके इस तरह की बातें कहना बहुत ही गलत है। आदिवासियों को बदनाम बनाने का तरीका बिल्कुल गलत बात है। आपको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। मैं क्या करने की बातें एरिया में घूम करके कल ही आज आया हूँ यहाँ। मैंने एरिया का जायजा लिया है। गाय को किसी ने भी नहीं मारा, बिल्कुल गाय को मारा है। गाय हमारी माता है, किसी ने भी गाय को नहीं मारा है। गाय को मारने की शर्म के मारा जाए नहीं रहे तुम लोग। बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल गलत है। एरिया में शर्म के मारा जाए नहीं रहे। एरिया में आपने मैंने एरिया देखा है ना? आप लोग तो एरिया में देखा है। कांग्रेस एमएलए नहीं जा रहा। आप अपने कांग्रेस एमएलए नहीं जा रहा। आपको जनता मारे अगर आप जाओ तो। आपको जनता पीटे। आप कांग्रेस एमएलए जा करके देखो। कांग्रेस एमएलए जा नहीं रहे। विपक्ष के माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को मिसगाइड करने के लिए माननीय कटारिया जी माफी मांगे। सदन को गुमराह करने के लिए माननीय कटारिया साहब माफी मांगो। माफी मांगो। ऐसी गलत बात है। आप गुमराह करना चाहते हो। गुमराह गलत बात है। आदिवासी विधानसभा के सदस्य कांग्रेस के जीते हैं। आपका है क्या वो आदिवासी आदिवासी गुमराह करके सदन को आपको माफी मांगना चाहिए। ऐसी गलत बात सदन में कहते हो। डूंगरपुर के माननीय सदस्य आज ही आए। आरोप राजनीति से प्रेरित है। प्रति करते हैं डूंगरपुर से, उनकी बात सुनो। किसी ने भी गाय के मांस को नहीं खाया है। ये सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं। गाय के मांस की बात करके कोई भी गाय के मांस को नहीं खाया है। हम गाय को अपने देवता के रूप में पूजते हैं। किसी भी गाय को नहीं मरने दिया जाएगा। अकाल और भूख के कारण ही जानवर नहीं खाए जाते। उनको भूख नहीं है, वो भेड़ खाते हैं, बकरी खाते हैं, मुर्गी खाते हैं, सुअर खाते हैं। तो जानवर सिर्फ भूख के कारण नहीं खाए जाते। तो गाय कभी नहीं खाते हैं। राजनीतिक गलत कर रहे हैं। गाय को किसी ने भी नहीं खाया अभी तक। कोई भी गाय को नहीं खाता है। ये सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं गाय के नाम से। किसी ने भी नहीं खाया गाय को। गाय के नाम पे राजनीति और सांप्रदायिक करने का नहीं चलेगा। माननीय सदस्य बड़ी सादगी से जीत के आने वाले जो आदिवासियों के नाम पे हमेशा राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, वो मैं आदिवासी क्षेत्र से ऊँट खाते हैं। मंत्री जी, सहायता मंत्री जी, समाचार पढ़ करके इस मामले को यहाँ उठाया है। नहीं, मैं कहना चाहूंगा आप देखिए तो नहीं, इट इज माय राइट, स्पीकर साहब की परमिशन से बोल रहे हैं। स्पीकर साहब की परमिशन। आप जितना कहते हो सुनो, सुनते हो सुनो। ये कह रहे मंत्री महोदय, आप सुनिए। सुनते क्यों नहीं? सुन के बात करिए। नहीं चाहते हो आप, केवल आरोप लगाना जानते हो। जवाब सुनने की तैयारी रखिए। जवाब भी सुनिए। केवल झूठे आरोप से काम नहीं चलेगा। जवाब सुनिए। जवाब सुनने को भी तैयार नहीं और करने में तो आप लोगों के फर्क था। मंत्री जी, सहायता मंत्री जी, सहायता मंत्री जी बोल रहे हैं। सुनना ही नहीं चाहते। कटनी और करनी में तो आप लोगों के फर्क था, इसीलिए तो ये हालत हुई आप लोगों की। माननीय सदस्य
और शुरू से आने वाले माननीय सदस्य दोनों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। मंत्री जी, घोषणा के बारे में आपकी जितनी सहानुभूति है उससे ज्यादा हमारी और हमारे कोई सहानुभूति नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आप घोषणा की शक्ल नहीं जानते हो। आपकी रणनीति क्या है? आज आपने पर्चियां दी थी घोषणा के बारे में। अरे केवल हाँ करने से कोटा की स्थिति आरोप के साथ जवाब भी सुनो। कोटा की स्थिति का भला आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, जवाब भी सुन लो। करने की माफी मांगिए। केवल मान्य अध्यक्ष जी बड़ी बात सदन को और पूरे राजस्थान को गुमराह कर रहे हैं। कोटा की स्थिति का भला होगा फील्ड में काम करने से। ये जो गलत तरीके का प्रत्यारोप किस बात की समिति बनाए? बात में समिति बनती है क्या? काय की बात करके आप बच्चे राजस्थान में सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं। नहीं है क्या? आपको अकाल से लेना देना नहीं है। आप तो सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं राजस्थान के अंदर और गाय के मांस की बात करने लगे आप लोग। आप तो गाय के जोड़ के सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हो, ये नहीं चलेगा। मजबूर हो रहे माननीय अध्यक्ष महोदय। आदिवासियों में आपका जनाधार है, कोई जनाधार नहीं आपका, कोई नहीं पूछता। किसी को बाहर जाने नहीं देंगे, सबको पूरी हमें 15 दिन हो गए। जो गरीब अकाल से त्रस्त है उसके लिए रोटी, चारा और पानी की व्यवस्था। श्री अमराम जी, अबे जी, अरे मंत्री महोदय को सुनिए तो सही। माननीय मंत्री जी, राजस्थान में गाय को मार करके किसी ने भी नहीं खाया। ये लोग इस तरह की बातें करके सांप्रदायिकता तनाव पैदा करना चाहते हैं और इनको अकाल से कोई लेना देना नहीं है। ये तो इस तरह सरकार को झूठा बदनाम करना चाहते हैं। एक भी गाय को मार कर नहीं खाया गया। रोटी चाहिए। एक महिला ने आत्महत्या कर ली है माननीय अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को नहीं सुनना चाहते। मुख्यमंत्री जी बोले कांग्रेस एमएलए आदिवासी एरिया में जाए तो पिटाई हो जाए। आदिवासी इनको सुनना नहीं चाहते, मारवाड़ में इनको सुनना नहीं चाहते, अकाल ग्रस्त एरिया में इनको सुनना नहीं चाहते। अकाल के एरिया में इनको पिटाई हो जाए। चारे पानी की व्यवस्था करो। माननीय सदस्य, माननीय उपाध्यक्ष, माननीय काल राज मंत्री जी, उपाध्यक्ष महोदय, सदन में अकाल राहत कार्यों, चारा डिपो, पीने की पानी की समस्या के संबंध में क्वेश्चन नंबर के बाद कुछ चर्चाएं हुई। मैं सदन को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार की स्पष्ट नीति है कि अभावग्रस्त क्षेत्र में जो हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, जो छोटे काश्तकार हैं, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, उन लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाए। सरकार की ये भी नीति स्पष्ट है और हमने नवंबर महीने में भी पशुधन को बचाने के लिए चारा डिपो खोलने के लिए जिलाधीश को अधिकृत कर दिया गया था। कुछ चारा डिपो ने स्वीकृत किए और कुछ चारा डिपो स्वयंसेवी संस्थाओं ने शुरू किए और कुछ नहीं किए। हो सकता है कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं के कारण जो पर्याप्त संख्या में चारा डिपो खुलने चाहिए वो नहीं खुल पाए होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तीसरा, भुगतान के बारे में सवाल उठाया गया। अब तक की परंपरा ये रही है कि 15 दिन का बसरोल इशू किया जाता है, पखवाड़े से पखवाड़े तक का। पहले पखवाड़े का भुगतान दूसरे पखवाड़े में होना चाहिए। अगर इसमें किसी प्रकार का व्यवधान है तो मैं आज ही चर्चा करके एक पखवाड़े का भुगतान दूसरे पखवाड़े के
समाप्त होने के पहले पहले विदिन ए वीक्स टाइम कर दिया जाना चाहिए, ऐसी सरकार की मंशा है। और इसमें कहीं भी कोताही की तो मैं निश्चित रूप से जिलाधीशों को निर्देश दूंगा ताकि इसकी व्यवस्था ठीक करें। माननीय सदस्यों को मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी मंशा और आपकी मंशा में कोई अंतर नहीं है। आप भी चाहते हैं लोगों को राहत मिले, पीने का पानी पहुंचे, पशुधन को बचाने के लिए चारा उपलब्ध किया जाए। उसके लिए जो अर्नेस्टली सरकार जो कुछ भी कर सकेगी वो करेगी। और मैं तो आपको निमंत्रण देता हूं कि जहां पर भी आपको ऐसी स्थिति है महसूस होती है, आप आइए, आप और हम साथ मिलकर के इस जो अकाल की स्थिति है उसका मिल बैठ करके मुकाबला करें। इसमें कोई राजनीति आने दूंगा। वैसे तो जिला स्तर पर जिला अकाल राहत समिति हमने बना रखी है जिसमें सभी माननीय सदस्य बैठे हुए हैं। आप चाहे तो मैं जिलाधीश को ये भी निर्देश दे दूंगा, जो भी माननीय सदस्य उस जिले में घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, स्थिति का जायजा लेना चाहते हैं तो वे उनके साथ भी जा सकते हैं ताकि उनको सही स्थिति का आकलन हो सके। और हमारी मंशा बिल्कुल साफ है कि हम पशुधन को बचाने के लिए, रोजगार जिनको आवश्यकता है उसको रोजगार देने के लिए, और पीने के पानी की जहाँ कमी है वहाँ यदि टैंकर्स जो लगाए गए हैं वो कम है तो उसको भी तत्काल टैंकर चालू कर दिए जाएंगे। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी और भुगतान भी पखवाड़े का दूसरे सप्ताह के पहले पहले कर दिया जाएगा ताकि किसी तरह की लोगों को पैसे की कठिनाई न महसूस हो। उपाध्यक्ष महोदय, अकाल राहत मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने मानवीयता के आधार पर कुछ विचार किया है, लेकिन कुछ कमी है। आपने एक पखवाड़े के पैसा दूसरे पखवाड़े का अंत होने के पहले भुगतान करने की बात कही है। पहले सप्ताह में दूसरे पखवाड़े के पहले सप्ताह तक। दूसरा मैं आपको कहना चाहूँगा, ये आपके लिए भी लाभदायक है कि भुगतान करने वाली एजेंसी और काम कराने वाली एजेंसी ये दो अलग अलग होनी चाहिए। अलग अलग ही है। आप अलग है। अभी ऐसा है तो ठीक। अभी तहसीलदार द्वारा भुगतान कराया जाता है, वर्किंग एजेंसी दूसरी है। वो कर रखिए। हाँ, वो चले तो बहुत अच्छा है। अरे चलो, आप यही काम है। मैं तो यही कहता हूँ मेरे प्रतिनिधियों पर चलो, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। 30 अरे आप ठहर वापस, आप ठहर जाओ बिराजे। तीसरी बात में निवेदन करना चाहूँगा, मंत्री महोदय विचार करें कि चारा डिपो खोलना और चारे का उपलब्ध कराना, ये दोनों चीज़ें इस पर निर्भर करती है कि पशुपालक की परचेजिंग कैपेसिटी कितनी है। परचेजिंग कैपेसिटी नहीं, चारा तो दुनिया भर का आ सकता है, लेकिन मवेशी का मालिक जब तक उस चारे को खरीदकर मवेशी को नहीं देगा उस समय तक समस्या का समाधान नहीं होना है। आप इस प्रश्न के ऊपर भी विचार करें। मैं नहीं कहता कि अभी उत्तर दें कि इन लोगों को किस प्रकार से सहायता दे सकते हैं। उसके दो तरीके हैं जिन पर आप विचार करें। एक तो ज़्यादा से ज़्यादा अकाल कैंप, पशुधन के कैंप्स खुले जिनके अंदर जो आपने रियायतें घोषित कर रखी है उनके आधार पर उनको चारा मिल सके, और जिनके पास दूध वाले पशु हैं जो घर रख रहे हैं उनको किसी न किसी प्रकार की आप सहायता, चाहे कैटल फीड के रूप में दें, चाहे गौशाला में जिस प्रकार से सहायता देते हैं उस सहायता के आधार पर दें। और एक कोशिश ये करें, आज विचार कर लें, आपको अल्टीमेटली करना पड़ेगा कि जो भी अकाल पीड़ित क्षेत्र है, एक परिवार में एक आदमी को निश्चित रूप से रोजगार मिले, इसकी व्यवस्था करेंगे तब जाकर ये संकट मिटेगा। और ये करना पड़ेगा। ये संकट है, ये संकट कोई आपका लाया हुआ है या मेरा लाया हुआ नहीं है, ये प्राकृतिक संकट, और ये संकट का समाधान करना ये सरकार का काम है, जनता विरोधी दल का भी काम है। आप जो चाहें इसमें सहयोग करने को तैयार है, लेकिन एक परिवार के एक आदमी को रोजगार मिल जाए इसकी व्यवस्था निश्चित रूप से कराएं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज रहेगी। अब 11 माननीय सदस्य विराजे, प्लीज बैठिए। अब आप समाप्त होगी बात, बैठो। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्रीमती सुमित्रा सिंह एवं अन्य 10 सदस्यों की ओर से पंचायत समिति झुंझुनू के वार्ड संख्या 23 के एक प्रत्याशी की हत्या के मामले में 32 निर्दोष लोगों को गिरफ्तार रखने के जनता में व्याप्त आक्रोश के संबंध में श्री सुरेंद्र व्यास सदस्य की ओर से राज्य के कृषि मंत्री के निवास पर ISI के एजेंट के एकाधिक दिन ठहरने की कथित सूचना के संबंध में उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय किया जाएगा।
मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन जानकारी प्राप्त का जानकारी प्राप्त हो करेंगे ना, तो कोई समय तो निश्चित कीजिए कि 2 दिन 3 दिन। बहुत जल्दी करेंगे। जल्दी से क्या मतलब आपका? जल्दी में आप समझ लो ना, बहुत महत्वपूर्ण। जल्दी से आप समझ लो ना, जल्दी 2 महीने से 32 निरपराध आदमी जेल में बंद पड़े हैं और पूरे झुंझुनू जिले में बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं। अब क्या हो गया? लोग आक्रोशित है। क्या बात हो गई? निवेदन करना चाहता हूँ उपाध्यक्ष, क्या हुआ? उपाध्यक्ष महोदय, इसमें आप मेरा जो वो बोल रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, ये गंभीर बात है। आप वो ज्यादा गंभीर है। नहीं, मैं गंभीर नहीं हूँ। आप वो ज्यादा गंभीर आप कहना क्या? आप मेरा जो प्लीज। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है कि 2.5 महीने से निर्दोष व्यक्ति जिनका कोई लेना नहीं देना नहीं, कोई मतलब नहीं, महज रिश्तेदार होने के नाते आज जेल में पड़े हुए हैं। झुंझुनू के अंदर 18 तारीख से लगातार महिलाओं का धरना जारी है। माननीय सदस्य, इसकी सूचना प्राप्त हो जाने दीजिए, फिर आपको बोलने का अवसर देंगे। तो मैं आपसे यही निवेदन कर रही हूँ कि मुझे कोई मैं भी यही निवेदन कर रहा हूँ, शीघ्र सूचना मंगा करके आपको। 2.5 महीना पुराना मामला है। नहीं, आसन पाँव पे, ठीक है, मैं भी पाँव पे हूँ। और हाँ, आई एम इन पोजीशन ऑफ द फ्लोर, मेरी बात तो सुने कम से कम। तो आप नहीं मानते हो, अब आप भी नहीं मान रहे आसन की बात को, आप नहीं मान रहे आसन की बात को। आज वही बात आप पे लागू होती है, सब पे लागू होंगे। आसन उसको माने या इसको आसन मानूं, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आखिर आप सरकार को ये कहें, सरकार सब बातों से अप्राइज है। आप सरकार से 2 दिन 3 दिन कुछ समय तो निश्चित कर। माननीय गृह मंत्री जी, जिस समय में वो कब तक सूचना जवाब दें। 1 मिनट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अर्लीस्ट तो 17 तारीख ही हो सकती है। ठीक है सर, कल तो हो नहीं सकती। 3 दिन के आप समय खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, तो 17 तारीख को मैं सदन जो ही आउट होगा मैं जानकारी दे दूंगा। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है। मैं एक आपकी अनुमति से मेरा जो प्रस्ताव है उसमें सूचना वाली कोई बात नहीं। गृह मंत्री जी मौजूद है, यहाँ पे कृषि मंत्री जी मौजूद है। वो बहुत गंभीर एक विषय है उपाध्यक्ष महोदय, आप भी इसको अप्रिशिएट करेंगे। नहीं, मैं तो अप्रिशिएट नहीं करूँगा। तैयब हुसैन जी, मैं काय को अप्रिशिएट करूँगा? बिल्कुल एक कैबिनेट मिनिस्टर कैसे अप्रिशिएट करें? के घर पे ISI एजेंट का ठहरना। माननीय सदस्य, ये आपका कहना है ना। मैं उपाध्यक्ष, मैं नहीं कह रहा। मैटर ऑफ इंक्वायरी आपने कहा ये कि आपने कह दिया जो ऑथेंटिक थोड़ी, आपने कह दिया सही हो गया। ना मैं नहीं कह रहा, कहीं नहीं रहा मैं। मैं कहीं नहीं रहा उपाध्यक्ष महोदय, इतनी बड़ी बात मैं कहीं नहीं सकता। लेट हिम डिनाई। क्वेश्चन ये है कि ये समाचार का आना कि उपाध्यक्ष महोदय की कैबिनेट मिनिस्टर के घर पे ISI एजेंट के ठहरे, बाकायदा नाम दिए हैं उसके अंदर, अब उनके लिए कहना, तो मैं तो इसको आप चाहता हूँ कि इसका खंडन हो। मैं इस बात को कोई मानने को तैयार भी नहीं हूँ सही तरीके से। नहीं, खंडन तो प्लीज खंडन तो जब होगा कि सरकार ये स्वीकार कर ले कि ISI का एजेंट माननीय मंत्री जी घर पर ठहरा। सरकार नहीं मानेगी खंडन, सरकार खुद स्वयं कर देगी। व्हाई शुड ही कम इन द पिक्चर? नहीं, कोई भी आदमी आप एलिगेशन लगा दो और कह दो खंडन कर दे। उपाध्यक्ष महोदय, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं ऐसा एलिगेशन नहीं लगाऊंगा। आप भी सूचना के आधार पे ये एलिगेशन लगा रहे हो। यू डोंट हैव एनी ऑथेंटिक। नो उपाध्यक्ष महोदय, ये सूचना बड़ी भारी गंभीर है। राजस्थान में इस तरह की बात फैलना, मैं चाहता हूं कि ये सूचना गलत निकले। मैं ये कतई एलिगेशन लगाने वाला, आई विल बी द लास्ट पर्सन इस तरह का एलिगेशन लगाऊंगा कैबिनेट मिनिस्टर घर पे ISI एजेंट है। लेकिन ये सूचना का प्रचारित होना राजस्थान के अंदर एक निश्चित रूप से बहुत गंभीर मसला है और इसको जल्दी से जल्दी क्लैरिफाई करना चाहिए। यदि ये सच है जब तो आपको कार्रवाई करना चाहिए, और ये गलत है तो इस बात का क्लैरिफिकेशन आना चाहिए। द ऑनरेबल मिनिस्टर इज प्रेजेंट हियर, द ऑनरेबल होम मिनिस्टर इज प्रेजेंट हियर, लेट देम क्लैरिफाई इट, let him inquire into it and he'll clarify it. Inquiry how can you मौजूद ही है ना। offhand, how can the home minister say whether it is correct or not? होम मिनिस्टर तो ये प्ली ले सकता है, ऑफेंड नहीं कह सकता। कृषि मंत्री कहाँ लेंगे? कृषि मंत्री ये आपका सूचना का आधार क्या है? पेपर में आया है ये, इससे क्या आपके पास में सबूत है? समाचार आप सुनिए, कई पेपर्स में आया है, आज भास्कर में भी आया है, आज सुबह भास्कर में भी आया है, पहले महानगर टाइम्स में भी आया है। सवाल ये नहीं है, जो अखबार में ये खबर छापते हैं माननीय राठौड़ साहब, वो भी बहुत जिम्मेदारी से छापते हैं।
और वो गलत छापते तो मैं ये भी कहता हूँ उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। ये मामूली खबर नहीं है। एक कैबिनेट मिनिस्टर के लिए इस प्रकार की खबर छपना अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय है। राजस्थान गवर्नमेंट का मिनिस्टर है, उसके यहाँ IAS एजेंट ठहरते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि इसका खंडन हो। मंत्री जी यहाँ बैठे, खंडन क्यों नहीं करते इसका? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये अर्ज कर देना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ कोई किसी तरह से न कोई इस तरह का आदमी ठहरा है और न कोई ठहरने की हिम्मत कर सकता है, और ये सारी बिल्कुल गलत बात है और बेबुनियाद बात है। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है। श्री हरीश कुमावत सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र नावा के गांवों में पेयजल की गंभीर समस्या के संबंध में, श्री मदन दिलावर सदस्य की ओर से बूंदी, बारा, कोटा जिले के पीलिया रोग के फैलने की संभावना के संबंध में, प्रोफेसर सांवरलाल सदस्य की ओर से बीसलपुर जल परियोजना क्षेत्र के किसानों को उचित मुआवजा नहीं देने से उनमें प्राप्त आक्रोश के संबंध में, डॉक्टर करोड़ीलाल एवं 6 अन्य सदस्यों की ओर से जिला दौसा के ग्राम बगलाई में के थाना नांगल राजावतान में 3 मासूम बच्चों की हत्या करने के मामले में पुलिस द्वारा भूत प्रेत व्याप्ता बनाने के संबंध में उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव गृह योग्य नहीं है, इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र आदि उसको बंद कर दिया। 0 और खत्म हो गया। 0 और खत्म हो गया। हो गया ना खत्म? क्या लिमिटेड थोड़ा सा डिबेट है? आपको ले लूं मैं तो मुझे तकलीफ नहीं है, ले लेता हूं। खत्म होता है, मुझे कोई एतराज नहीं है। 295 लेना चाहिए। अच्छा ले लेता हूँ। आई हैव नो ऑब्जेक्शन। प्रोसीजर दे रखा 0 आवर्स का कोई टाइम नहीं होता है। अरे आप काय को बहस कर रहे हो? ले रहा हूँ ना। इतना रोब क्यों काट रही था? कमाल है यार। मैं तो आपको समय अधिक डिबेट पे देना चाहता हूँ। आप नहीं लेना चाहते तो आपकी मर्जी है। $295 को यदि आप पड़ा हुआ मान लो तो हाँ नाम बोल देते। उपाध्यक्ष महोदय, एग्रीड। उपाध्यक्ष महोदय, एग्रीड। नाम बोलने से पहले मैंने बड़ा महत्वपूर्ण मामला आपके सामने लाया था कि थाना नांगल रजावतान में वो क्या ना उसका तो व्यवस्था कहाँ दी? आई दी ना अभी व्यवस्था। बोलने की दी? नहीं, बोलने की नहीं दी। नामंजूर कर दी। हैं? अभी बोला ना मैं, आप सुना नहीं क्या? तो वापस बोल देता हूँ। डॉक्टर किरोड़ीलाल 6 अन्य सदस्य की ओर से जिला दौसा के ग्राम बगलोई में थाना नांगल राजावतान में 3 मासूम बच्चों की हत्या करने के मामले में पुलिस द्वारा भूत प्रेत व्याप्ता बताने के संबंध में यही है। उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ग्रह योग्य नहीं है, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। मतलब मामला बहुत गंभीर है। कोई 2 साल का कोई 3 साल का और 6 साल का, कोई 3 साल का, कोई 1.5 साल का। पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है भूत प्रेत के कारण हुआ है। पुलिस ये कहती है कि भूत प्रेत के कारण हुआ तो बहुत गंभीर मामला है। 21वीं सदी में जा रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय। गंभीर है तो आप और किस तरह से उठा लेना इसको। उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा ग्राह्य योग्य नहीं है, यही आपका निर्णय। तो आपने सरकार से सूचना लेकर ये कहा है कि आपने मर्जी से कहा ना सूचना प्राप्त हो गई। सूचना प्राप्त हो, बता दें क्या हुआ है मामला? बता देंगे। हाँ बता दें। सूचना आएगी जब मामला क्या है? मान्य जिस सदस्य संबंधित है उनको पढ़वा दी गई सूचना, वो संतुष्ट हो चुके। उनको पूछो आपको सूचना पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई? 7 लोगों में से किसी को नहीं पढ़ाई। मैं तो गृह मंत्री को आप विराज 3 मासूम बच्चे नहीं पढ़वाए गए, कोई 2.5 साल का, कोई 3 साल का। इस संबंध में सरकार से जानकारी विधानसभा सचिवालय से मांगी गई है। उस सूचना मैंने भेज दी है और ये मामला अभी इन्वेस्टिगेशन के तहत चल रहा है। पहले गांव वालों ने और परिवार वालों ने किसी तरह की सूचना नहीं दी थी और न इस बात को माना था और हमने उनसे बार बार जाकर के जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की और सीओ को हमने इसका इन्वेस्टिगेशन सौंपा है और इसकी जांच जारी है और जांच के परिणाम आने के बाद सदन को अवगत करा दिया जाएगा। आप रिपोर्ट क्या आई है वो पढ़ के बता दो हमको। आपने
ग्राह्य क्या नहीं है वो हमें बता दो, जो रिपोर्ट आपके सामने आई है। हम आपसे 2 सवाल पूछेंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। जब तक इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे है, परिणाम पर नहीं पहुंच सकते, तब तक क्या बता देंगे? इन्वेस्टिगेशन पैदा नहीं होता जब आपने कोई सूचना ही नहीं दी, तो ग्राह्य है या नहीं है? सूचना दे दी हमने। सूचना दी ये जो घटना घटी है उसकी जांच, विस्तृत जांच करने के लिए सीओ को आदेश दे दिए हैं। वो तो आम बात है। यही सूचना है, और क्या सूचना है? ये वो दे दिए, उसी में तो है। यही तो सूचना दी है। 1 मिनट ये जो आपने कहा कि उस परिवार के लोगों ने बार बार कोशिश करने के बावजूद भी रिपोर्ट नहीं, ये बात बिल्कुल असत्य है। कि इस परिवार के दोनों पति पत्नी मेरे से मिले हैं, जिस प्रकार की उनकी स्थिति थी, मैंने उनसे पूछा तुम रिपोर्ट करने क्यों नहीं गए? कहा हम रिपोर्ट करने गए, हमारी रिपोर्ट लिखी नहीं। उन्हीं के सामने मैंने एसपी को टेलीफोन किया, मैं 3 बच्चे मर गए, उनकी रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज की जा रही है? तो कहने के साथ कल हमने, मेरे कहने के पहले उन्होंने बताया कि हमने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। अब 3 बच्चे, उपाध्यक्ष महोदय, एक बच्ची उसको कुएं में डाल दिया, कुएं में मर गई। दूसरी बच्ची उसको कुएं में डाल दी, और तीसरा एक बच्चा। तीनों की डेड बॉडी एक ही कुएं के अंदर मिलती है, और मिलने के बाद में फिर भूत प्रेत की बात चले वहाँ, वो उचित नहीं है। मैं समझता हूँ ये सीरियस मामला है। गृह मंत्री जी इसको सीरियसली लें और इस मामले की खोजबीन करें। मैंने कल भी पूछा था, आप तो कह रहे हैं कि जानकारी नहीं, कल भी मैंने पूछा था मैं क्या हुआ, तो उसमें कहा कि हमें कुछ लगता है कि जिन आदमियों पर हम संदेह हैं उनसे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो वो मामला कई दिनों से पेंडिंग पड़ा है। आजकल एक नया रिवाज हो गया, गृह मंत्री जी स्वीकार नहीं करेंगे, केस रजिस्टर नहीं करते। इतना ज़बरदस्त वर्किंग हो रहा है इसमें कि केस रजिस्टर नहीं करते। रजिस्टर करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है और सिफारिश करानी पड़ती है। ये इस बात को आप ध्यान रखें, वरना अगर पहले ही दिन, ऐसा नहीं है कोई गांव विलायत में है या कोई दूसरे प्रोविंस में है, दौसा जिले में ही है, नांगल थाने के पास में गांव है, और गांव वाले रिपोर्ट करें और पता नहीं लगे, तो आज तो पहली ड्यूटी तो पुलिस की है कि डेड बॉडी कुएं में मिली, वो दूसरी डेड बॉडी कुएं में मिली, तीनों की डेड बॉडी कुएं में मिली, और पुलिस पहुंच ही नहीं पाई और पोस्टमार्टम नहीं हुआ। और उन दोनों की आप हालत देखें, मैं उपाध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन करना चाहूँगा, दोनों की हालत देखिए, पति पत्नी की किस प्रकार की हालत है। अब उस हालत में 3 बच्चे एक महीने या 1.5 महीने के अंदर 3 बच्चे कुएं के अंदर सारे के सारे मर जाएं, तो परिवार की स्थिति क्या होगी? इसलिए आप इसको थोड़ा गंभीरता से, गंभीरता को लेते हुए ही हमने केस रजिस्टर कर दिया है और उसको सीओ को जांच अधिकारी बनाया गया है। और मैंने एसपी से स्वयं से, जहाँ प्रेम सिंह टुंडा लगे हुए हैं, उनसे खुद से बात की है 2 रोज पहले। उन्होंने कहा कि मैं इसको 7-8 दिन में बैठ करके वर्कआउट करूंगा, उसकी जिम्मेदारी सौंपी है। बस अब बिराज हो गया ना, हो गया, बस खत्म हो गया। बीसलपुर का बांध उपाध्यक्ष महोदय बहुत महत्वपूर्ण किसानों से संबंधित है। मेरे को जानकारी नहीं कि क्या सरकार ने जवाब दिया। उपाध्यक्ष महोदय, बीसलपुर बांध कंप्लीट हो गया है, फाटकें इसलिए नहीं लग रही है कि डूब में आने वाले किसानों को मुआवजा सरकार नहीं दे पा रही। तो इससे लाखों एकड़ जमीन किसानों को जो पानी मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। उपाध्यक्ष महोदय, इससे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है आज की तारीख में? राजस्थान में अकाल पड़ा हुआ, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। बीसलपुर का बांध अगर पूरी क्षमता तक रुक जाए तो किसानों जो है सरसब्ज हो जाए। आज इस महत्वपूर्ण मामले में सरकार का क्या जवाब है उपाध्यक्ष महोदय? विराजे पर उपाध्यक्ष आ जाए जवाब, विराजे बता दें, विराजे बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। हाँ, महत्वपूर्ण होता जब भी आता है। सरकार के पैसे लगे हुए हैं, बांध पूरा बढ़ा हुआ, केवल 315 मीटर इसलिए नहीं रुक रहा है कि मुआवजा नहीं दे पा रहे हैं। आखिर किसानों के लिए मुआवजे की व्यवस्था नहीं कर सकती क्या सरकार? करेगी सरकार। कुछ तो कहलवा दो साहब। ये मुआवजा देने की बात श्री जीतमल खान सदस्य की ओर से जिला बांसवाड़ा में कटारा बांध की डूब माई भूमि के काश्तकारों को मुआवजा देने के संबंध में श्री मांगीलाल गरासिया सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र गोगुंदा के चिकित्सालय श्री गुलाबचंद कटारिया सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बड़ी साल्टी के कुछ एक नए बांध तालाब बनाए जाने के संबंध में श्री ज्ञानचंद पारक सदस्य की ओर से पाली नगर परिषद द्वारा बाढ़ पीड़ितों हेतु बसाई गई आवासीय योजना के संबंध में श्री ज्ञानदेव ओझा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ की ग्रामीण सड़कों का नवीनीकरण मरम्मत करवाने के संबंध में श्री राजेंद्र राठौड़ सदस्य की ओर से निर्वाचन क्षेत्र चूरू में वित्तीय वर्ष 99-2000 में सड़क के निर्माण और रखरखाव पर हुआ व्यय मात्र कागजों में होने के संबंध में श्री आत्माराम मेघवाल सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र देसूरू की सड़कों की मरम्मत करवाए जाने के संबंध में श्री रतनलाल तांबी सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र जहाजपुर की सड़कों की दयनीय स्थिति के संबंध में
श्री श्रवण कुमार सदस्य की ओर से निर्वाचन क्षेत्र पिलानी के ग्राम बनगोटड़ी बड़ी व बनगोटड़ी छोटी स्थित विद्यालयों के नाम शहीदों के नाम पर रखने के संबंध में डॉक्टर रतनलाल जाट सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र साड़ा में गंगापुर कस्बे में रसोई गैस एजेंसी नहीं होने के संबंध में श्री शिवनारायण नागर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र 12 अटरूप में परवन नदी पर बना पुल डूबे जाने की उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्रीमती पूनम गोयल सदस्य की ओर से राज्य में अश्लील फिल्मों, पोस्टरों, चित्रों की सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापनों के बाढ़ से आने के उत्पन्न स्थिति के संबंध में पड़ा हुआ मान लिया जाए। वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे श्री शोगाराम बाकोलिया। पर्ची तीनों ही फेमिन पे आप बहुत बोल लिए, वो अब अगले बार बोल लेना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय। विराजो, आप तो रोज बोलते हो ना, उसमें क्या आज नहीं बोले थे क्या? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सड़क परिवहन अधिनियम 1950 की धारा 33(4) के अंतर्गत राजस्थान राज्य परिवहन निगम के लेखों का 31 मार्च 1998 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं प्रमाण पत्र सदन की मेज पर रखता हूं। याचिका को उपस्थापन श्री जमीन का माननीय ये आपको बोलने दूंगा। मैं जिला बाड़मेर की तहसील शिव मुख्यालय शिव में 132 केवी ग्रिड की स्थापना बाबत 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर एवं जिला बाड़मेर की पंचायत समिति शिव के विभिन्न पंचायत मुख्यालयों को डामर सड़कों से जोड़ने बाबत 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर याचिकाएं सदन में प्रस्तुत करता हूँ। श्री रमजान खां। अध्यक्ष महोदय, मैं पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के गोविंदगढ़ बांध की नहरों को पक्की करने बाबत 2 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं जिला अजमेर के पीसांगन से करनौज तक की सड़क की मरम्मत करने बाबत 2 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाएं सदन में उपस्थापित करता हूं। माननीय सदस्य सुमित्रा जी। माननीय उपाध्यक्ष जी, 4 तारीख को मैंने एक नियम 131 में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था और उसका आज दिन तक आसन की तरफ से उसके संबंध में किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई। मैं आपकी व्यवस्था चाहूँगी कि आखिर इतने दिन बीत गए, वैसे 3-4 दिन होता है अमूमन, तीसरे चौथे दिन उसका जवाब आता है। आज 7 दिन से 4 तारीख को दिया था, तो उस बारे में आपकी व्यवस्था हो जाए। इसकी जानकारी प्राप्त करके आपको भी सूचना दे देंगे। तो 8 दिन बीत गए, 8 दिन में जानकारी नहीं हुई। आप अध्यक्ष महोदय से मिल लीजिए, कक्ष में अध्यक्ष महोदय से मिलाई हूँ मैं, और मैंने उनसे कहा है, उन्होंने कहा कि मैंने भेज दिया है और आपको आज व्यवस्था दूंगा। आपकी बात नहीं माने, ये संभव नहीं, आपकी बात मान के तय कर देंगे अध्यक्ष महोदय। अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पर व्यवस्था। अनुदान की मांगों पर विचार करने से पूर्व में माननीय सदस्यों का ध्यान इस संबंध में कुछ वर्षों से अपनाई जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। इस सदन की परंपरा रही है कि जितने भी कटौती प्रस्ताव जिस दिन की मांग आती है जो प्रस्तुत होते हैं वह ये मान लिए जाते हैं कि सदन में पेश हो गए हैं और बोलने के लिए कटौती प्रस्तावों में से उन्हीं माननीय सदस्यों को इजाज़त दी जाती है जिनके नाम विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय द्वारा आसन को प्रस्तुत किए जाते हैं। जब मांग मतदान के लिए आती है उस समय भी स्वतः ये मान लिया जाता है कटौती प्रस्ताव जो प्रस्तुत किए गए हैं वे वापस लिए गए हैं। ये परंपरा इस सदन की रही है। जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाए वही अपनी सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ उसी समय बोलने की कृपा करें। किसी पार्टी को मान्य नेता या अन्य प्रमुख सदस्य जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें वह भी अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे। माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाए गए प्रश्नों के उत्तर मंत्री महोदय द्वारा उसी दिन दिए जाएंगे और उसके बाद मांगों पर मतदान होगा। जिन कटौती प्रस्तावों के संबंध में माननीय सदस्य को समयाभाव के कारण उत्तर न मिल सके उनके लिखित उत्तर संबंधित माननीय सदस्य को सरकार की ओर से मिल जाएं ऐसे मेरा निवेदन है। माननीय बगराज जी चौधरी। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक ध्यान आकर्षण है। उसका नाम होगा कि वो नहीं बोल सकता, वो नियम के विरुद्ध है। कटमोशन मूव तो करे करे, उसके अंदर लिस्ट आप बना लें तो सब बोलना संभव नहीं है। क्या कर ले? जो कटमोशन मूव नहीं करे उसका नाम अगर मुख्य सचेतक महोदय दे तो आसन अनुमति नहीं देगा उसको। जो कटमोशन मूव करे उनमें से लिस्ट बना ले, उन्हीं में से होगा। ये तो कह दिया ना हमने।
ये तो यही तो कहा है, और क्या कहा? माननीय उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का बीच में, लेकिन परंपरा नियमों के अनुकूल ही होनी चाहिए। यही माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न उठा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी अपने वन विभाग की मांगे प्रस्तुत करने जा रहे हैं, पर हमको वन विभाग का जो निष्पादन आय व्यय का ब्यौरा अभी टेबल पे सर्कुलेट किया गया, तो अब कब तो हम इसका पढ़ेंगे, कब इसका बात पूरा दिन आपको पढ़ने के लिए। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए कह रहा हूँ आप कम से कम डायरेक्शन तो दीजिए, आप डायरेक्शन तो दीजिए समय पे आगे। अभी दिया है, अभी सर्कुलेट हुआ। आप सब बहुत विद्वान लोग हो, सब समझते हो, वैसे ही बोल जाओगे बिगड़ पड़ेगी। माननीय मंत्री जी, उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, सुधारेंगे इस पे क्या बोलेंगे? आज मिला है, अभी मिला है, बिगड़ी व्यवस्था बिगड़ी हुई। आज की डेट चेंज की जाए, वन व्यवस्था बिगड़ी, उसको सुधारने की चेष्टा करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, ये निष्पादन का भी मिला, इसलिए आज नहीं रखा जाए इसको। माननीय मंत्री जी, इसको स्थगित किया जाए, अगली किसी तारीख पे रखा जाए। ये निष्पादन का आय व्यय का वन विभाग का आज मिला है, अभी मिला है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, इसको बाद में रखवाएं। उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को आपको पहले मिल जाता कोई नहीं पढ़ते, आप तो पढ़ते नहीं, हम तो पढ़ते हैं तक की राशि जिसमें रेखा अनुदान द्वारा अनुदत राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे। दिलाते मैंने पेश कर दिया। श्री हीरालाल जी इंदौरा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक ध्यान आकर्षण है वन विभाग पर, और आज वन विभाग की डिमांड है, तो उसको समय दिया जाए। तो आप बोल लेना ना। तो मेरा नाम तो आप कह रहे हो, मुख्य सचेतक ने दिया नहीं होगा। मुझे क्या पता है कि आप मुख्य सचेतक से बात करो। इसलिए आप मेरा उप मुख्य सचेतक के मामले में ऑर्डर क्या न्याय है साहब इनके साथ? बैठो। माननीय हीरालाल जी इंदौरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 43 खनिज के संबंध में 31 मार्च 2001 को समाप्त होने वाले किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 31 करोड़ 48 लाख 31 करोड़ 41 लाख की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदित राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे। प्रश्न है कि भाग संख्या 9 श्री अमीन खान जी। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी लिस्ट। वन विभाग की मांग पर मैं बहुत ही संक्षिप्त में मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं आपकी मार्फत। मेरा इस वन विभाग से कहना ये है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में वन विभाग का पहले नर्सरियों के द्वारा डीडीपी के तहत काम चलाया जाता और पिछले सालों में अभी तक भी डीडीपी का प्रोग्राम न चलने से वहाँ नर्सरी का कोई डेवलपमेंट नहीं होने से वहाँ वनों को वन लगाने के लिए लोगों को कमी आ रही है और एक न के बराबर मामला मिल रहा है, जिससे वन रेगिस्तानी क्षेत्रों में लग नहीं पाते। तो फिर नहीं बोल सकते। इस बारे में वन मंत्री जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि उस क्षेत्र में ये वन को विकसित करने के लिए और रेगिस्तान को न बढ़ने के लिए वनों की नर्सरी लगाई जाए और वनों की नर्सरी के द्वारा जिस तरह से आप पेड़ लगाते हो, किसानों को अपने कणों पर पौधे लगाने के लिए एक प्रोत्साहित रूप से एक योजना लागू की जाए, जिससे कि किसानों को कोई शर्त रखी जाए कि 80% पेड़ जो जिंदे रखेगा किसान, उस किसान को प्रति पेड़ इतने रुपये एक व्यवस्था हो मिलेंगे।
ताकि किसान उन पेड़ों को जिंदा रखने की ज़्यादा लाभ उठा सकें और किसानों के खेतों पर के कणों पर पेड़ लगने से एक बहुत बड़ा रेगिस्तान में पेड़ों की सफलता मिलेगी। दूसरा मुझे ये कहना है कि जितने भी वन विभाग ने शुरू से हमारे एरिया में सेंट्रल एरिड जोन ने ज़मीन अनाप शनाप ले ली थी और आज वो ज़मीन वन विभाग के अंदर है। उस वन विभाग के अंदर जितने भी कुदरती पेड़ लगे हुए थे उन पेड़ों की भी कमी हुई है और वन विभाग के द्वारा कोई पेड़ों का ज़्यादा विकास हो ऐसा नज़र नहीं आता है। तो इसलिए आम मानस ये महसूस करता है कि सरकार कोई वनों से मतलब नहीं रखती है, सरकार कोई चंद आदमी या कुछ आदमियों के लिए नौकरी दे करके उनका पेट पालन पोषण करती है। आम आदमी जो जाहिल है वो ये महसूस करता है ये किसी भी शासन के लिए बुरी बात है। वहाँ पेड़ लगे और पेड़ लगाने के लिए जहाँ GWD की फिजिबिलिटी हो वहाँ वन विभाग के ट्यूबवेल होने चाहिए और उन ट्यूबवेलों में पानी निकले, उस पानी से वन एरिया में पेड़ लगने चाहिए। अगर पेड़ किसी सूरत में वन विभाग नहीं लगा सकता है तो इतनी बड़ी ज़मीन को फालतू रोक के रखना उसका असर ये होता है कि लोग मवेशी अपनी चराते, उस मवेशी वालों को ये वन विभाग वाले रिश्वत के रूप में पैसे लेते हैं और गरीब जिनके पास पैसे नहीं है उनकी मवेशी को चराने नहीं देते हैं। पैसे वाले लोग उसमें चोरी से पैसे दे के अपनी मवेशियों को चराते हैं और वहाँ एक वनपाल आदमी जो है